हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के वीडियो के बाद आज की ये वीडियो है मैराथन एंशिएंट हिस्ट्री की। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो है, इसको आप लोग अंत तक देखिएगा। इस एक वीडियो में आपके यूपीपीसीएस जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कवर होगी। और मेरे नोट्स आपको पता है बहुत ही शॉर्ट होते हैं और मैं बहुत शॉर्ट में आपको रिवाइज़ कराऊंगा। और इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार आराम से देख सकते हो और 2-3 बार देख के जाना। और आप देखिएगा आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम मतलब 95% क्वेश्चन जो है, एक आध क्वेश्चन भले इधर उधर हो जाए यहीं से मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए और बार बार रिवाइज़ करिए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, ना सिर्फ इसका बल्कि करंट के नोट्स का और बाकी सारे भी स्टैटिक के जितने भी GS के सब्जेक्ट हैं उन सब के नोट्स चाहते हैं, तो आप एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करो व्हाट्सएप पे, उस पर आपको बताया जाएगा। और बाकी मैंने सारी प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है। बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो वहाँ से। और हिस्ट्री के जो मॉडर्न और मिडाइवल वाले जो मैंने मैराथन दिए थे वो लगभग मॉडर्न का 2 घंटे का था और मिडवल का तो 45 मिनट का ही था। उतना देख लो, उससे आपका हिस्ट्री कंप्लीट कवर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो अब एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं और जब दिन कम बचे होते हैं तो आपने जो पढ़ना होता है, जहाँ से पढ़ना होता है, जैसे पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको कॉन्फिडेंस आना। और कॉन्फिडेंस ही एग्ज़ाम में आपके 8-10 नंबर बूस्ट करता है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इस तरह से रिवीजन करो जैसे मैं करा रहा हूँ। तो आप सब सारी वीडियो देखो, नोट्स लेके पढ़ लो, ठीक है। तो खैर अब चलिए हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। अब कोई भी बीच में और बात नहीं होगी। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें कंप्लीट हिस्ट्री। तो देखो, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं। 3 शब्द आते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मतलब इनके कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी इनका लिखित साक्ष्य नहीं प्रागैतिहासिक काल में। इसको ही पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल में मतलब इसमें तीनों चीज़ें आएंगी, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। रॉबर्ट बुशप्रूट जो है वो उसने उन्होंने इस प्रागैतिहासिक काल की बात करी थी, इसका नाम दिया था। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके लिखित तो साक्ष्य हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और उसको पढ़ा भी गया है। तो ये वैदिक काल से शुरुआत होती है, वेद वगैरह जो है हमारे, और वहीं से उसके बाद का जो समय है वो सब ऐतिहासिक काल कहलाता है। 1820 में अर्गेनस थॉमसन ने इतिहास को पाषाण, कांस्य और लौह युग में बांटा था। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, ये सब बांटा किसने था? तो पहली बात तो 1820 में बांटा गया था, बांटा था अर्गेनस थॉमसन ने, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे पुरापाषाण काल है, उनके काल हैं, लक्षण है, औजार, महत्वपूर्ण स्थल, खोज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने एक चार्ट बना दिया है। तो देखो, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो 25 लाख BC से 10,000 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये है इसका काल पुरापाषाण। मध्यपाषाण काल का 10,000 से 4,000 और नवपाषाण काल से 10,000 BC से 1,000 BC तक, ठीक। लक्षण क्या है? तो ये लोग आखेटक थे, पुरापाषाण वाले शिकारी थे, खाद्य संग्राहक, खाने के लिए इधर उधर वितरण करते थे, कृषि और पशुपालन कुछ भी नहीं था। औजार की बात करें तो क्वार्टजाइट और सल्क और ब्लेड के हथियार यूज करते थे पुरापाषाण काल वाले। महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो अतिमपक्कम तमिलनाडु में जो स्थल है, याद रखना, वो पुरापाषाण काल का स्थल है। हथनौरा मध्य प्रदेश का जो है, यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश का, नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले और तीनों काल के साक्ष्य मिले। मिर्जापुर यूपी से तीनों काल के औजार मिले। ये सब जगह है, याद रखना कहाँ पे है। आग की खोज जो है इसी पुरापाषाण काल में हुई थी, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आता है मध्यपाषाण, ये भी आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी हालांकि यहाँ से। और कुत्ता इनका प्रथम पालतू जानवर था, ये भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोलिथ, ये लोग हथियार बनाने लगे थे। पहले ये लोग डायरेक्ट इनका यूज करते थे, सल्क, ब्लेड, क्वार्टाइट। उसके बाद मतलब एक सूक्ष्म पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे। फिर चौपानी मांडो यूपी का जो है, मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। सरायनाहर यूपी, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ MP जो है ये मध्यकाल से रिलेटेड है। अभी आगे चल करके मतलब जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट वाले लास्ट में रिवाइज कराऊंगा अच्छे से, तो उसमें मैं आपको एक और पूरी सारणी दूंगा स्थान वाइज, तो उसको भी आप लोग अच्छे से करना। से मतलब यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा इस क्लास में, उसके बाहर आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृषि फिर नवपाषाण काल में आएंगे तो इसमें कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई। और जैसे ही कृषि शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है स्थायी निवास बनने लगे, समाज की भी शुरुआत हो गई, ठीक है। स्लेट के बने हथियार यहाँ पे यूज किए जाने लगे। किसके हथियार? स्लेट के। बुर्जहोम कश्मीर जो है वो नवपाषाण काल का है। गर्तवास, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण, ये सब यहाँ पे मिलता है। गुफा कराल कश्मीर में,
चिरौड़ बिहार में, कोल्डी हवा यूपी में, चावल के प्राचीनतम ये प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कृषि का पहला प्रमाण ये मेहरगढ़ से मिलता है बलूचिस्तान में, जो कि है। पहिया, कृषि और समाज ये सब शुरुआत हो गया था नवपाषाण काल में। तो नोट्स वगैरह से आप इसको एक बार देख लेना, वहाँ पे लगा लोगे। फिर हम आएंगे वैदिक काल पे, और अब हम बहुत जल्दी जल्दी में रिवीजन करेंगे, कोई भी मतलब ताकि आपका समय भी ना जाए और रिवीजन। वैदिक काल 1500 से 6000 BC तक ये था। वैदिक काल दो तरह का था, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक। अब मैंने क्या किया है कि मतलब सारे टॉपिक नहीं लिए हैं, ठीक है। अभी मैं मतलब आगे चल के जब फैक्ट वाली रिवीजन कराऊंगा तो उसमें आपका इंडस वैली वगैरह सब आएगा, आप परेशान मत होना कि उसको छोड़ के दिया है, ठीक है। तो वैदिक काल में देखेंगे, वैदिक काल चूंकि इंडस वैली से सवाल अब ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, यूपीपीएससी का ट्रेंड, मैं इस ट्रेंड पकड़ के आपको रिवाइज करा रहा हूँ। यूपीपीएससी का जो ट्रेंड है वो पिछले 3-4 सालों में बैठता है कि वैदिक काल से वो स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक 1000 से 6000 BC, ठीक है। इसके निर्माता आर्य थे, और आर्य आए कहाँ थे, इस पे सवाल बनता है, और इसके बारे में 4 लोगों ने अलग अलग बोला है। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर मध्य एशिया, माँ, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि ये लोग आल्प्स पर्वत यूरेशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का बार बार पूछता है, इन्होंने कहा था कि आर्य लोग जो थे आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, वो तिब्बत से आए थे, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, इस पर बनते हैं क्वेश्चन, इसको आप देखना अच्छे से। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत अगर देखें तो बोगस गोई का अभिलेख जो कि मध्य एशिया से मिला है, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के चित्र पाए गए हैं। पूर्व वैदिक काल अगर देखें तो गौरिक मृतभांड, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूषण मृतभांड, ये इनके मतलब ये हैं, क्या बोलते हैं, इनकी पहचान यहाँ से होती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो वेद, तो चारों वेद हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन है। कृष्णा द्वैपायन व वेदव्यास ने इसको लिखा है। ये मतलब संकलन करता है एक तरह से। किसने लिखा है इसके बारे में तो क्लियर कट कुछ नहीं पता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। प्रथम व 10वां सबसे नवीन, सबसे नवा मंडल है, ठीक है। तो पहला और 10वां यानी कि पहला और आखिरी जो है वो सबसे ही नए हैं। और तृतीय जो है मंडल, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का जिक्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, यानी कि पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है, और उसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद को गाने वाला अध्येता कहलाता है। और होत्र और उपवेद ये दोनों जो, सॉरी, होत्र नहीं, ऋग्वेद को जो गाने वाला है ये उसी को अध्येता कहते हैं, और ये होता है होत्र, ठीक है। और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद के बारे में ही, बाकी आपको और ज़्यादा मतलब डिटेल इतना जानने की जरूरत नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो आप। पूर्व वैदिक काल, इसमें देखिएगा तो इसमें जो है पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। अब राजनीति में आप अगर देखो तो कबीलाई जीवन था इनका, जन थे ये लोग। राजन होता था जो राजा कहलाते थे। सीमित अधिकार थे राजा को, राजा के अधिकारी होते थे, रत्निन कहे जाते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजा के अधिकारी मतलब टर्मिनोलॉजी पूछता है कि वैदिक काल में रत्निन शब्द किसको संदर्भित करता है, तो रत्निन शब्द जो है वो राजा के अधिकारी होते थे। सेना नियमित नहीं थी, स्वेच्छा से लोग टैक्स देते थे, बलि दिया जाता था, और राजा के पास न्याय की शक्ति नहीं थी उस समय, ठीक है। और इसके अलावा प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। 2 पुत्रियां कौन थी, सभा और समिति। समिति में आम लोग थे, यहाँ तक कि महिलाएं भी थी। अब ये सब क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाइज के, सभी आम लोगों में महिलाएं भी शामिल होती थी, ठीक है। सभा में कुलीन वर्ग के लोग थे। विदत में था, विदत जो था, याद रखना, ये सभा समिति और ये सब था, ये राजा की सहायता के लिए थी। विदत और गण, विदत मतलब उपज व लूटे गए माल का, पर समिति नहीं, विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था थी, इसमें भी महिलाएं थी, ओके। तो ये जो गण था, सभा के ही जो सबसे कुलीन समान कुलीनों की संस्था थी, ये गण थी। उपज व लूटे माल पर विभाजन जो है वो समिति करती थी, ओके। ये पर मतलब उपज व लूटा जो माल था उस पर समिति फैसला लेती थी। सोशल लाइफ देखें तो सामंतवादी समाज था, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ग कर्म के आधार पर थी, ये भी आप याद रखेंगे। दास प्रथा जो थी वो ज़्यादा शोषण नहीं था यूरोप की तरह, लेकिन दास प्रथा थी। परिवार की बात करें तो पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार था। स्त्री की बात करें तो अच्छी स्थिति थी, शिक्षा का अधिकार था। अभी हम देखेंगे जब उत्तर वैदिक तो उसमें स्त्री की स्थिति खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखना, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदेशी महिलाएं थी, ये कब थी, ये थी ऋग्वैदिक काल में या फिर उत्तर पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, पुनर्विवाह था।
नियोग विवाह था, यानी कि देवर जो होता था उससे विवाह हो जाता था। ठीक, कभी कभी विवाह नहीं भी होता था लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए इसे किया जाता था। ये सब हम आगे चल के टर्मिनोलॉजी में देखेंगे। इकोनॉमिक्स लाइफ देखें अगर इकोनॉमिक लाइफ, तो याद रखा पशुपालन था, गाय का महत्व खूब अधिक था, गौहत्या पर निषेध था और गाय का एक नाम अगन्या था। कृषि जो थी वो सीमित थी। ऋग्वेद में गाय का जिक्र 176 बार हुआ, ये सब याद रखना। ऋग्वेद में कृषि का जिक्र 24 बार हुआ है। बहुमूल्य धातुओं की बात करें तो तांबा बहुमूल्य धातुएं थी, लोहा नहीं था और विदेशी व्यापार नहीं था, मुद्रा नहीं थी। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी थे। अंतरिक्ष देवता की बात होती थी। इंद्र जो थे सबसे प्रमुख देवता थे, पुरंदर इनको बोलते थे। मारुत, रुद्र और वायु की भी पूजा होती थी। पृथ्वी की बात करें तो अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश की बात करें तो सूर्य और वरुण देवता। उषा जो थी और सविता, ये भी नाम थे, मतलब और विष्णु, इन सब की पूजा होती थी, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे, इसको देखना आप। इंद्र जो है वो प्रमुख देवता थे। 250 श्लोक सिर्फ इंद्र को समर्पित हैं ऋग्वेद में। अग्नि की बात करें तो मध्यस्थ देवता थे, 200 श्लोक। वरुण जो है वर्षा के देवता थे। देवी सविता चमकते सूर्य की देवी थी, गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। अश्विन चिकित्सा के देवता थे। मित्र उगता हुआ सूर्य थे। पूषण जो है पशुओं और औषधि के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता यही बन गए थे। और सोम जो थे वनस्पति के देवता थे। तो ये सारे ऋग्वैदिक काल में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अब खराब हो जाएंगी चीज़ें उत्तर वैदिक में या फिर, तो ये 1000 BC के आसपास लोहे की खोज भी इसी समय हुई। परिवर्तन होता है अर्थव्यवस्था में, राज व्यवस्था में, समाज में, धर्म में। पॉलिटिकल लाइफ सबसे पहले देखेंगे तो पॉलिटिकल लाइफ में क्या है कि कबीले का महत्व बढ़ गया, राजा की शक्ति बढ़ गई, राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा की सलाहकार समिति की शक्ति घट गई, रत्निन की संख्या बढ़ गई। रत्निन कौन थे? राजा के अधिकारीगण। टैक्स स्थायी व नियमित रूप से दिया जाने लगा, बलि प्रथा पर रोक लग गई। सेना व न्याय व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो भी सीमित स्तर पर हुए। सोशल लाइफ की बात करें तो परिवार, ग्राम, सबसे पहले छोटा परिवार होता था, फिर ग्राम, फिर देश, फिर जन। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। तो वर्ण व्यवस्था भी हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में क्या थी, वो थी कर्म आधारित, जन्म आधार पे हो गई, यानी कठोर हो गई, यानी कि अब इसमें भेदभाव होने लगा। ब्राह्मण सबसे बड़े, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये सब चालू हो गया उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। गोत्र का मतलब होता है गोधन एकत्र करने वाला समूह। एक गोत्र में विवाह नहीं होगा, ऐसा बात किया गया। और ये आप सबको पता होगा, आज भी मतलब अपर कैटेगरी, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रियों में आज भी ये चलता है गोत्र वाला सिस्टम। ठीक है। आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई। गृहस्थ आश्रम जो सबसे श्रेष्ठ बताया गया। स्त्री की स्थिति में गिरावट आई। समिति विधत में भागीदारी स्त्रियों की खत्म हो गई। पर्दा प्रथा शुरू हुआ। दहेज प्रथा की शुरुआत हुई। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो आए वो आया और इसने कहा कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है। आप समझो, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि पुत्री जो है वो समस्त दुखों का कारण है। हालांकि ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आज के समय में है, तो इसको पूछना मत। और आज के समय में क्या, हर समय में होना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट। तो ऐसी किताबों से तो अभी के लिए तो इनके सब स्टेटमेंट को बाहर ही कर देना चाहिए। खैर ये इसलिए पूछेगा नहीं है। मैत्री संहिता की बात करें तो सुरा, शराब, पासा, जुआ के बाद स्त्री तीसरी सबसे बड़ी बुराई मानी गई। तो इन्होंने कहा कि शराब और जुआ के बाद सबसे बड़ी बुराई स्त्री होती है। मैत्री संहिता ने ऐसा बोला। ठीक है। मैत्री, गार्गी, कात्यायनी विदुषी महिलाएं थी। हमने अभी ऊपर देखा था अपाला, घोषा, वो सब जो थी वो ऋग्वैदिक में थी। उत्तर वैदिक में ये थी मैत्री, गार्गी, कात्यायनी। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सी किस काल में थी। दास प्रथा बढ़ गई लेकिन दास की स्थिति अच्छी थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित हो गया। अनुलोम विवाह क्या होता है कि जब कन्या पक्ष निम्न होता है और जो वर पक्ष है वो उच्च होता है। कन्या पक्ष उच्च होता है और वर पक्ष जो है निम्न होता है, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। सिंपल सा आप समझो, आज के समय में अगर अपर कैटेगरी, अपर कास्ट का लड़का है और लोअर कास्ट की लड़की है तो इसको कहेंगे अनुलोम, प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये उस समय बनाया गया था, आज भी वैसे ही लगभग कुछ कुछ चलता है। इकोनॉमिक लाइफ जो है, मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया और उसके बाद पशुपालन। काठक संहिता आई जिसने 24 बैलों वाला हल आया। कृषि अधिशेष जो है वो बढ़ा, उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े। मुद्रा अभी भी नहीं थी, नगरीकरण बढ़ा, विदेशी व्यापार और मुद्रा नहीं थी। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो कर्मकांड में वृद्धि हो गई। ठीक है। यज्ञ और कर्मकांड बढ़े। ब्राह्मण जो क्षत्रिय, इनका वर्चस्व का संघर्ष होने लगा आपस में। प्रमुख देवता प्रजापति थे जो कि सृजन के देवता थे। विष्णु जो है पोषण व रक्षक थे। रुद्र पशुओं के देवता थे। वरुण जल देवता, पूषण शूद्र देवता। राजसूर्य यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु किए जाने लगे। ठीक है। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए होते थे। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए होते थे। तो ये सब हमने देखा उत्तर वैदिक के बारे में। अब हम कुछ प्राचीन नदियां, उनके नाम कभी कभी पूछ लेता है। वितस्ता झेलम का नाम है। पिपासा ब्यास का नाम है। विपासा। सरस्वती को घग्गर नदी बोलते हैं। रसदा नीरा गंडक है। परुषणी रावी है। अस्किनी चेनाब है।
कोभा काबुल है, सतुद्री सतलज है। तो ये पुराने नाम नदियों के हैं, याद रखना। महाजनपद को देख लेते हैं। तो महाजनपद में ये था, सबसे छोटा कबीला होता था, फिर जनपद और फिर महाजनपद। तो उस समय 16 महाजनपद थे। और याद रखना है अंगोत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद की जानकारी है। राजतंत्र इसमें मतलब ज़्यादा थे और गणतंत्र कम थे। तो 16 की बात करें तो 16 महाजनपदों को देखें तो याद रखना यूपी में सर्वाधिक हैं 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, साउथ इंडिया में 1। इसके अलावा जो 2 हैं वो भारत से बाहर हैं, कम्बोज और नालंदा। भारत से बाहर नालंदा नहीं, नालंदा तो यहाँ पे कम्बोज और तक्षशिला होना चाहिए। ओके, एक मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ, नोट्स में गलत लिखा गया है। ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। अब हम इनको देख ही लेते हैं। तो जैसे मगध था, ये बिहार में है, तो बिहार वाले हैं, इसकी राजधानी राजगृह या गृहव्रज थे। अंग जो है ये बिहार में, इसकी राजधानी चंपा। वज्जी बिहार में, इसकी राजधानी वैशाली। और वज्जी याद रखना ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र मतलब गणतंत्र था। विश्व का पहला गणतंत्र या लोकतंत्र को बोल सकते हैं। लिच्छवी गणराज्य था वहाँ पे, याद रखना है। इसकी राजधानी वैशाली होती थी, ठीक है। फिर यूपी के देखें तो कौशल, यूपी वाले याद रखना, यूपी स्पेशल में भी पढ़े जाते हैं। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर आधुनिक देवरिया वाले एरिया में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली वाला एरिया है। पांचाल की अहिछन्न, ठीक है। और हालांकि इसमें उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल की है, ठीक है। और वर्तमान जो बरेली वाला रीजन है ये होता है, ठीक है। अहिछन्न जो है वो उत्तरी पंचाल की राजधानी है। सूरसेन जो है वो मथुरा। चेदी जो है शक्तिमती या शक्तिवती बोलते हैं, इसका राजा, इसी का राजा शिशुपाल था। फिर मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। फिर राजस्थान में मत्स्य जो महाजनपद है वो था, जिसकी राजधानी विराटनगर था, जो वर्तमान जयपुर है वो इसी एरिया में पड़ता है। फिर साउथ एरिया में असमक था, जो कि पोतन या पोटली था और वर्तमान आंध्रा में पड़ता है। आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो कम्बोज जो कि राजपुर हाटा की इसकी राजधानी थी। नालंदा फिर था, इसकी राजधानी तक्षशिला। ये मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये सिर्फ तक्षशिला होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये पाक और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वर्तमान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनका राहुल इनका बेटा था गौतम बुद्ध का। इनका नाम एक और बंधन, इसका इस बंध एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है शायद आरओ के एग्जाम में कि राहुल का अर्थ पूछा था, तो राहुल का अर्थ बंधन होता है। इन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। उस समय इनकी उम्र जो थी गौतम बुद्ध की वो 29 वर्ष की थी। इनके प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, ये वैशाली के थे और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ये सब बातें याद रखना। जो दूसरे गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे, ये राजगृह में मिले थे और इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी और ये इनके प्रिय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में 35 वर्ष की उम्र में हुई थी और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनको तथागत या फिर शाक्य मुनि कहा गया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ या ऋषिपत्तन में दिया था और इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। अब इनकी जन्म और उससे जुड़े कुछ प्रतीक हैं और इनसे जो सवाल अगर आएगा तो मिलान करने को आएगा, तो आप अगर 2-3 चीज़ें भी याद रखेंगे तो एग्जाम में कर ले जाओगे। इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का उसको कमल और शाण से प्रदर्शित करते हैं और ग्रह त्याग को घोड़े से और ज्ञान को पीपल के वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्हों से और मृत्यु को स्तूप से, ठीक है। तो इसको आप लगा लोगे आसानी से, क्योंकि वो घोड़े पर बैठ के गए थे तो ग्रह त्याग घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति वृक्ष के नीचे हुई थी तो पीपल, निर्वाण पद चिन्ह और बाकी मृत्यु स्तूप में इनके रखे गए हैं सब, तो मृत्यु को से जोड़ देना। पहली महिला शिष्य इनकी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी माता भी थी, मतलब इनकी मौसी थी एक तरह से। बाद में आम्रपाली जो कि एक नृत्यांगना थी वहाँ पे, ठीक है, वो भी इनकी शिष्य बन गई थी। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया था अपना, ये भी याद रखना। 4 आर्य सत्यों की बात इसमें होती है कि मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की बात इसमें हुई। त्रिरत्न जो बौद्ध के थे वो बुद्ध, धम्म और संघ थे, ठीक है, वो मत याद रखना। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र वो जैन का है। 10 सील की बात इन्होंने करी। ये 10 सील मतलब 10 प्रकार के नैतिक आचरण। तो ये चारों चीज़ें मैंने क्यों लिखी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर पूछता है ये किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ लिखी हैं, मतलब ऐसे इसमें थोड़ा सा क्रम वगैरह जो है वो लिख दिया गया है, ये आपको याद रखना है कि जैसे बौद्ध संगीति का क्रम की अगर बात करें तो स्थान, राजा और अध्यक्षीय मैंने लिख दिया। स्थान की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है एक सेकेंड, इसमें जो है
स्थान लिखा है, राजा लिखा, अध्यक्ष लिखा। मैंने ये मतलब शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आप रिवाइज कर पाओ। जैसे स्थान की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई, इसलिए आर लिखा। दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। अब राजा की बात करें तो ए के आप याद रखना। ए से क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, पहली वाली अजातशत्रु में। दूसरी में के से कालाशोक, फिर तीसरी ए मतलब अशोक, और चौथा जो है वो कनिष्क था। तो ये ऐसे याद रखेंगे। मैं यहाँ पे अभी फोटो नहीं लगी, आपको नोट्स मिलेगा तो उसमें मैं लगा दूंगा इसका चित्र, तो आप अच्छे से वहाँ पे भी पढ़ लेना। अध्यक्ष की बात करें तो जैसे अगर आप अध्यक्ष देखेंगे तो इसमें जो थे, क्या बोलते हैं इसको, हाँ पहले वाले में थे महाकश्यप, ठीक है। और दूसरे में सा थे, तो सा से मतलब सब्बा कामी बोलते हैं उनको। फिर माँ थे तो मतलब मोगली पुत्र तिष्य थे। और फिर वो दूसरे वाले जो थे उसमें वसुमित्र और असुघोष मतलब वसुमित्र थे अध्यक्ष, और असुघोष जो थे वो उपाध्यक्ष। तो इसलिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, बाकी यहाँ पे लगा दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड बौद्ध जो था उसमें जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी दूसरी वाली, उसमें आप याद रखेंगे महासांगिक और थेरवादी, इन दो में बौद्ध जो धर्म था उसका विभाजन हो गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो थर्ड वाला था उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, और फोर्थ वाले में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था, तो ये भी आता है कनिष्क के टाइम में, ठीक है। और हीनयान और महायान में विभाजन देख लो, अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा तो समझ में आना चाहिए। हीनयान जो था वो रूढ़िवादी था, ठीक, और ये परिवर्तन का विरोधी था। बुद्ध को ये महापुरुष मानता था, मूर्ति पूजा को नहीं करता था, ये विरोध करता था। श्रीलंका, दक्षिण भारत व बर्मा व थाईलैंड में ये प्रचलित हुआ, ठीक। महायान जो था वो परिवर्तन का समर्थक था। बुद्ध को ये महापुरुष नहीं बल्कि ईश्वर मानते थे ये लोग, ठीक, और ये लोग महापुरुष मानते थे। मूर्ति पूजा भी ये लोग करते थे। और उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत, बोधिसत्व में, यानी कि चीन, भारत, उत्तर भारत, जापान, तिब्बत, इनमें ये था महायान वाला, और नीचे वाले एरिया में दक्षिण भारत और श्रीलंका वाले एरिया में, थाईलैंड वाले एरिया में हीनयान था। अब यहाँ पे कुछ और नई बातें लिखी गई, इसको आप अच्छे से देखो कि वज्रयान जो है ये क्या था। वज्रयान गुप्त काल से रिलेटेड है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, रूढ़िवादी आडंबर, तंत्र मंत्र, जादू टोना, रूढ़िवादी आडंबर, ये सब गुप्त काल में था। और वज्रयान जो शाखा किसकी है, बौद्ध की। त्रिपिटक का याद रखना, ये पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये सब असुघोष की रचनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है। लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नाल्ड, इन्होंने कहा था बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। गांधार कला जो है वो बौद्ध से संबंधित है। तो ये सब बेसिक फैक्ट है, याद रखना, एग्जाम में आ जाते हैं यही तब घूम फिर के, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला हम जैन को देख लेते हैं। जैनों में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये आपको पता ही है। अब 24 में आपको सारे नहीं पढ़ने, जो पढ़ने हैं जिसके बारे में जो पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 24 में से जो पहले तीर्थंकर हुए वो हुए ऋषभदेव, ठीक है, और यही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हीं को हम आदिनाथ या वृषभनाथ भी बोल देते हैं। और 22वें जो हुए वह हुए अरिष्टनेमी। और आपको क्या याद रखना है कि ऋग्वेद में वर्णित ये दो लोग हैं, कौन से, पहले और 22वें, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में निम्न में से कौन से तीर्थंकर जो हैं जैन के, वो जिनका जिक्र हुआ। तो याद रखिएगा, पहले वाले ऋषभदेव और 22वें वाले अरिष्टनेमी। महावीर ऑप्शन में रहेगा, लेकिन महावीर का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में नहीं है, ठीक। ये हो गए पहले और 22वें हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। फिर 23वें हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। 23वें है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का याद रखिए, इनका संबंध काशी से है। अश्वसेन जो राजा थे वहाँ के, वो इनके पिता थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई सम्मेद पर्वत से, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना, सम्मेद पर्वत है कहाँ, ये झारखंड में है, और वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो या तो ये पूछेगा इनका किस पर्वत से संबंध है, या फिर पूछेगा सम्मेद पर्वत का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है। तो पार्श्वनाथ से है, जो कि 23वें तीर्थंकर है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। 4 शिक्षाएं कौन सी दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, यानी कि जो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं उसमें से 4 इन्हीं पार्श्वनाथ ने दिया है, ये आपको याद रखना है। और जैन धर्म के वास्तविक व जो अंतिम संस्थापक थे वो 24वें थे, महावीर स्वामी। इन्होंने इन चारों में एक 5वां ब्रह्मचर्य महाव्रत जोड़ दिया, जो कि था ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत बन गए। तो ये आपको याद रखना, 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी जो है ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ये कुल याद रखना, कभी कभी मतलब एग्जामिनर स्टेटमेंट एक दे देता है। तो ज्ञात्रिक कुल के थे। अनुजा या फिर प्रियदर्शनी, ये इनकी पुत्री थी, नाम याद रखना। इनको ज्ञान प्राप्ति जो है वो जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ
टर्म लिखे गए हैं उसको आप देख लो। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है योगी, निर्गंत का मतलब होता है बंधन रहित, और महावीर जो है का मतलब है साधना के प्रति समर्पण। ये सब इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि अब क्या हो गया है आपके एग्जाम में, वो टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। निर्गंत का अर्थ पूछ लेगा, निरहत का अर्थ पूछ लेगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ, तो आप रिविजन भी इसका बार बार कर पाओगे, ठीक है। फिर है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो राजगृह में दिया। बुद्ध ने हमने देखा था कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इनके प्रथम शिष्य कौन है, तो जामाली थे, जो कि इनके दामाद भी थे। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। ये मतलब किसके अनुसार है, तो ये जैनियों के अनुसार है। ये अब जो भी ये लिखा गया है जैनियों के अनुसार है। आपसे दे देगा क्वेश्चन कि ये संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। बुद्ध ने क्या कहा था कि ये संसार दुखमय है, और दुख का कारण क्या है, दुख का कारण तृष्णा है। तो अगर तृष्णा रहे तो बुद्ध हो जाएगा बौद्ध, और दुख का कारण अगर कर्म फल बोले तो ये हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के त्रिरत्न अगर हम देखें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है उचित या फिर राइट, तो राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सब हो जाएगा, ठीक है। 5 महाव्रतों में अहिंसा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा महावीर स्वामी ने कहा था। तो याद रखिए, अगर ये पूछ ले कि 5 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने किसको सर्व प्रमुख बताया, तो वो अहिंसा थी। अब यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, इसको आप अच्छे से समझना। जहाँ पे सही का चिन्ह लगा, इसका मतलब वो चीज़ ये लोग मानते थे, जहाँ पे कट लगा मतलब उसको ये लोग नहीं मानते थे। क्या जैन धर्म आत्मा को मानता था, जी हाँ मानता था। पुनर्जन्म को मानता था, कर्म को मानता था, मोक्ष को मानता था। वर्ण व्यवस्था के ये लोग मानते थे, जी हाँ, ये लोग वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। और ईश्वर को में भरोसा था, तो ईश्वर में भरोसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक, ये सब जो धर्म है ये कहीं ना कहीं नास्तिक धर्म है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो ये हैं जैनी हैं, जैनी जो है वो आत्मा को मानते हैं, लेकिन बौद्ध जो है वो आत्मा को नहीं मानता। बाकी पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष ये सब बौद्ध भी मानता है। और बौद्ध जो है वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानता है, आत्मा भी नहीं मानता है। बौद्ध जो है वो आत्मा के बदलते हुए स्वरूप को मानता है, ना कि आत्मा को मानेगा। और जैन जो है वो आत्मा को मानता है, ठीक। स्यादवाद और अनेकांतवाद को याद रखना। ये जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये जैन धर्म की अवधारणाएं हैं। सिर्फ आप इतना याद रखना और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। स्यादवाद अनेकांतवाद का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एकम सद विपरा बहुधा बदंत, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया। इसका सिंपल सा मतलब है सत्य एक है, विद्वान लोग उसके अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 9 लिखा, आप इधर खड़े होगे तो आपको ये 6 मतलब 6 दिखाएगा, लिखा मुझे 9 दिख रहा है, पर ये 6 भी है 9 भी है। तो ये मतलब देखने का दृष्टिकोण है। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, कोई भी गलत नहीं है, बस देखने का नजरिया, यही सब है स्यादवाद अनेकांतवाद। मतलब इसी सब की व्याख्या आप ज़्यादा ओपन फिलोसॉफिकल वे में कर दो, बस आप इतना समझो स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से रिलेटेड है, यही पूछेगा आपसे, ठीक है। अब हम 2 जैन समितियां हुई थी, जैसे हमने देखा ऊपर की 4 जो है वो बौद्ध संगीतियां हुई। तो ये 2 जैन संगीतियां हुई, कौन कौन सी। प्रथम जैन संगीति तो ये 4th BC में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और जैन साहित्य जो है 12 अंकों का संकलन यहीं पे किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। जैन साहित्य के 12 अंकों का संकलन यहीं पे किया गया। सेकंड जो जैन संगीति थी वो 6 AD में हुई, वल्लभी गुजरात में। और क्षमा श्रवण या फिर देवर्धिगढ़, ये जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 11 अनुयायी किसके थे, जैन धर्म के। तो गंधर्व जो थे, याद रखना है, सुधर्म ने नेतृत्व किया आफ्टर महावीर, यानी कि सुधर्म जो थे, याद रखिएगा, इन्होंने जो सुधर्म थे, इन्होंने महावीर के बाद जैन धर्म का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब ये गंधर्व कहलाते थे 11 अनुयायी। इसका मतलब यह है जो 11 अनुयायी बचे थे, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई इसके बाद इनके 11 अनुयायी बचते हैं, उन 11 अनुयायियों को गंधर्व कहा गया। और उन 11 गंधर्वों में से सुधर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। हालांकि बाद में चूंकि 11 अनुयायी थे और एक नेतृत्व कर रहा था, तो ये टूटना तय था, तो ये टूट गया। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में, ठीक है। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे, ठीक है। अब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था उसको आप देख लो। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, भद्रबाहु दिगंबर जो थे वे पूर्ण रूप से नग्न रहते थे। श्वेतांबर जो है वो कहता था कि स्त्री के लिए भी मोक्ष प्राप्ति मतलब हो सकती है, स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। लेकिन दिगंबर जो है वो स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को उचित नहीं मानता था। महावीर स्वामी को ये लोग भगवान के रूप में पूजते थे श्वेतांबर वाले, और जो दिगंबर थे वो महावीर स्वामी को एक सामान्य पुरुष यानी कि जिन जो होता है, जो अभी हमने ऊपर आपको जिन का मतलब बताया, विजेता होता है, तो वो केवल और केवल जिन के रूप में पूजते थे। महावीर स्वामी को स्त्री के लिए मोक्ष को नकारते थे, और ये लोग नग्न रहते थे। कौन, दिगंबर वाले। श्वेतांबर वाले क्या करते थे, और इनको भगवान मानते थे, स्त्री के लिए मोक्ष की बात करते थे, और सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ये लिखा गया है, इसको आप अच्छे से देख लो। इनके 4 तीर्थंकर हैं। इनका जो
प्रतीक चिन्ह है उसको देख लो। ऋषभ देव का बैल होगा, ऋषभ का मतलब ही बैल होता है, तो ऐसे समझ लेना। महावीर का सिंह होता है, ठीक है। तो महावीर का मतलब ये जिन थे, मतलब विजेता था। विजेता कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। पार्श्वनाथ से सर्प याद रखना, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प, ऐसे आप 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अजीत नाथ का हाथी था, इतना आपको याद रखना है। अब हम कुछ जैन साहित्य को देखेंगे। जैन साहित्य को तो याद रखना, पहली बात तो जैन साहित्य जितने थे वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे, और अंग साहित्य 12 थे, उपांग 12 थे, प्रकीर्ण 10 थे, छेद सूत्र 6 थे, मूल सूत्र 4 थे। आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखना कि अगर ये सब टर्म मिले आपसे पूछेगा ये किस निम्न में से कौन जैन साहित्य से संबंधित है, तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हैं जिसमें आता है उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र और ये अंग साहित्य, ये सब क्या कहलाते हैं? तो दीज ऑल आर कॉल्ड आगम, आगम कहे जाते हैं। क्वेश्चन ये बना है आपके PYQ में कि निम्न में से कौन सा जैन साहित्य है, तो आगम जो होते हैं वो जैन साहित्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और साहित्य लिखे हैं, जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये भद्रबाहु द्वारा रचित हैं। तो पहली बात तो क्या याद रखना है? भगवती सूत्र और जो कल्प सूत्र है ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। लिखा किसने? भद्रबाहु ने। आपने अभी यह देखा था कि जब 16 महाजनपद हमने कराए थे तो उसमें जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में था। तो यही भगवती सूत्र है जिसमें कि भद्रबाहु ने लिखा है, और कल्प सूत्र भी भद्रबाहु ने लिखा। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में वो हिंदू, जैन और दोनों से संबंधित है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, मतलब यहीं पे दिलवाड़ा मंदिर है, इनको सोलंकी शासकों ने बनवाया था, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। श्रवण बेलगोला की मूर्ति है कर्नाटक में, इसको बनवाया था गंग वंश के शासक चामुंडा राय ने। ये एक प्रकार का मतलब दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये है, वो अलग है। और ये क्या है? ये बाहुबली की मूर्ति है यहाँ पे। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक होता है, तो ये आपको याद रखना है। जो श्रवण बेलगोला में, ये पूछा गया है, PYQ का सवाल है तो पूछे जाते हैं ऐसे। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गंग वंश के शासक चामुंडा राय ने बनवाया था बाहुबली की मूर्ति, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में जहाँ पे महामस्तकाभिषेक होता है। तो ये हमने जैन और बौद्ध को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे मौर्योत्तर काल को। आप कहोगे कि मौर्य काल क्यों नहीं, तो मौर्य आ गया जब मैं आपको फैक्चुअल वाली इन्फॉर्मेशन कराऊंगा तो वहाँ पे मौर्य सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं। मैंने मौर्योत्तर इसलिए लिया कुछ चीज़ें कि कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, कौन सा मतलब फैक्ट वाली चीज़ों में, तो इसको यहाँ पे अलग से ले लिया है। तो इसको मैं मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना। थोड़ा सा क्रम इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन क्रम से आपको परेशान भी नहीं होना। उसका मेन रीज़न ये भी है कि आपको जब पेपर हल करना है ना, तो वहाँ पे क्रम में नहीं आता है कुछ भी। ऐसा नहीं कि पूरा हिस्ट्री का एक साथ दिया है। अब तो आयोग क्या खेला करता है कि एक सवाल देगा आपको इकोनॉमिक्स का, फिर अगला दे देगा करंट अफेयर का, अगला दे देगा हिस्ट्री का, फिर अगला पॉलिटी का, ऐसे देता है। तो आप तो कम से कम एक सब्जेक्ट को तो टॉपिक वाइज तो अलग अलग पढ़ लो, ताकि वहाँ पे दिमाग एकदम से ये ना रहे कि हाँ सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक। तो ऐसे आपको समझना, क्योंकि सवाल आपको जहाँ तहाँ से ही मिलेगा, ठीक। तो मौर्योत्तर काल के बाद ब्राह्मण वंश शुरू होता है, और आपको पता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है ये शुंग वंश के संस्थापक है, यही शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और ये जो अंतिम मौर्य शासक थे उनकी हत्या करके ये गद्दी को प्राप्त करते हैं। इनकी राजधानी क्या थी पूछ लिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी विदिशा। विदिशा कहाँ पर था? वर्तमान में मध्य प्रदेश में। सुषमा स्वराज यहीं थे सांसद हुआ करती थी। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को इसने हराया था, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। मैंने सिर्फ वो चीज़ें, वो फैक्ट लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक एक फैक्ट को, एक एक लाइन को अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है? इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी राजधानी विदिशा थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और पतंजलि के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ 2 कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने, और इस अश्वमेध यज्ञ को कराने वाले जो इनके ब्राह्मण पंडित थे वो पतंजलि थे, ये भी आपको याद रखना। और पतंजलि इसी के दरबार में रहते थे। इसके समय में वैष्णव धर्म को काफ़ी बढ़ावा मिला, ठीक है। इसका पुत्र था अग्निमित्र, और कालिदास रचित जो मालविका अग्निमित्रम है उसमें जो मालविका का प्रेमी है वो यही अग्निमित्र है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, ठीक है। और फिर दूसरा, और अग्निमित्र का जो पुत्र था वो था देवभूति। ये इसका अंतिम शासक हुआ शुंग वंश का। शुंग वंश के बारे में ये याद रखना थोड़ा सा कि इसकी स्तूप में पत्थरों की रेलिंग होती है, आपको याद रखना। स्तूप में पत्थरों पर रेलिंग होती है। वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। मनुस्मृति का काल, रचना काल यही था। तो मनुस्मृति याद रखना शुंग वंश के टाइम लिखी गई थी। फिर दूसरा है कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव है। देवभूत की हत्या करके ये बनता है। तो देवभूत अंतिम शासक था, इसकी हत्या कर देता है वासुदेव और कर्ण वंश की स्थापना करता है। इसका अंतिम शासक सुशर्मा होता है। इस काल में मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था। मतलब कर्ण वंश के समय में मगध बहुत ही सीमित रह गया था। नेक्स्ट देखेंगे सातवाहन। सातवाहन का संस्थापक कौन है? तो सीमुख है, ये आपको याद रखना। सातवाहन से क्वेश्चन बनते हैं, कर्ण वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवाहन का मतलब
संस्थापक कौन है? सिमुख है। सातवाहन शासक का आप ये लोकेशन याद रखो, कृष्णा गोदावरी से लेकर के महाराष्ट्र और आंध्रा क्षेत्र जो था ये सातवाहन वंश का शासक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, यानी कि जो महाराष्ट्र में है, और इनके प्रमुख शासक थे गौतमीपुत्र शतवर्णी। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले इन्होंने शुरू करी थी। तो ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देते थे सातवाहन शासक, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। नानाघाट अभिलेख में इस बात का जिक्र किया गया है। सामंती व्यवस्था की शुरुआत भी इसी काल में हुई, राजा के अंदर राजा, इस टाइप की बात को दी गई, ठीक है। सिक्के की बात क्या होती है? तो शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा इसने चलाए थे, चांदी, पोटीन, कांस के भी सिक्के चले थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक शीशे के सिक्के किस काल में थे? तो सातवाहन काल में। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र सत्तात्मक समाज था, परंतु राजा पितृ सत्तात्मक होता था। तो जो समाज था सातवाहन काल में वो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, लेकिन राजा हमेशा याद रख लिए वो पितृसत्तात्मक होता था, यानी कि पुरुष राजा बनता था। दूसरा, कार्ले चैत्य जो है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में जो बना, ठीक है, ये इसी के समय में हुआ सातवाहन काल में। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, अमरावती कला का विकास हुआ, ठीक, सातवाहन काल में। ये सब बातें याद रखना। नेक्स्ट है चेदी वंश, जिसको महामेदवाहन वंश भी कहते हैं। चेदी वंश कलिंग में था, और याद रखना है अशोक की मृत्यु के बाद ये फिर से स्वतंत्र हो गया था कलिंग, और इसका सबसे प्रतापी राजा खारवेल था, और इसी का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मगध पर आक्रमण कर जिन शीतलनाथ जैन की मूर्ति अपने साथ ले गया था, कौन? खारवेल, ठीक है, जब अशोक नहीं रह गया था उसके बाद। फिर यहाँ पे कुछ विदेशी शासकों को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो कुछ लोग मध्य एशिया से भारत आए, ठीक है, इनका क्रम आप लोग याद रखना। सबसे पहले हिंदू यूनानी आते हैं, दूसरे नंबर पे शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। इनका क्रम आप लोग जरूर याद रखना, क्रम लगाने को पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। हिंदू यूनानी, शक, पहलव, फिर कुषाण आए। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी को देखेंगे, इन्हीं को ग्रीक या फिर बैक्ट्रियाई भी कहते हैं। प्रथम शासक इसका डेमेट्रियस था, और दूसरा शासक मिनांडर या मिलिंद था, ठीक है। पुष्पमित्र शुंग द्वारा ये हार गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कौन? मिनांडर या मिलिंद। तो मिनांडर व नागसेन का जो बौद्ध संवाद है वही मिलिंद पन्हो में है, फिर नागसेन ने इसको लिखा है मिलिंद पन्हो को, और इसमें नागसेन जो है ये बौद्ध भिक्षु थे, इनका मिनांडर से संवाद होता है, और बाद में ये मिनांडर इनका शिष्य बन जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इन्हीं हिंदू यूनानी शासकों ने। अभी हमने देखा सर्वाधिक कांसे के सिक्के चलाए थे किसने? सातवाहन शासकों ने, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हिंदू यूनानी शासकों ने। प्रथम शासक जिनके सिक्के से काल व राजा की निश्चित जानकारी मिलती है तो वो भी ये थे। हेलेनिस्टिक कला प्लस भारतीय कला को मिलाकर के गांधार कला ही, जो कि यही हिंदू यूनानी लेकर के आए। नाटक में पर्दा उठाना इन्होंने शुरू किया। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ी यूनिक है, अगर बन गया तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, पर आप लोग कर ले जाओ। नाटक में जो पर्दा नहीं गिरता उठता है, तो यही हिंदू यूनानी लोगों की परंपरा है। फिर आते हैं शक शासक, तो ये लोग मध्य एशिया से आए, चारागाह की खोज करते हुए आए थे। उसकी जो पश्चिमी शाखा है मध्य एशिया की, वहां से आए थे। रुद्रदमन इनका सबसे प्रतापी राजा था, तो रुद्रदमन याद रखिएगा, ये शक शासक था, ठीक है, इनका सबसे प्रतापी शासक था। और जो रुद्रदमन है इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था गुजरात में, और सुदर्शन झील बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो रुद्रदमन है वो संस्कृत प्रेमी था। संस्कृत अभिलेख इसका पहला लिखा गया था जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में पूछा गया किसका है, तो रुद्रदमन का है। रुद्रदमन कौन सा शासक है? शक शासक है। और ये जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और फिर क्या याद रखना है आपको कि उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वह विक्रम संवत चलाया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे दूसरे वाले, उन्होंने इस शकों को हरा दिया था, ठीक है। और शकों को हराने को बाद ही जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी, ठीक है। और विक्रम संवत भी चलाया था, और इस कारण उनको सकारी भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब फैक्ट्स हम आगे और फिर से देखेंगे अच्छे से, मतलब एक साथ कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ पे फैक्ट देखेंगे। पहलव और पार्थियन क्या होता है? ये लोग आए तीसरे नंबर पे। इनकी राजधानी तक्षशिला थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका प्रमुख शासक गोंदो फर्निस था। सेंट थॉमस इसी समय ईसाई का प्रचार करने आया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट हम कुषाण वंश देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुषाण वंशों में कौन कौन सा शासक आया, उनके आने का क्रम याद रखना। सबसे पहले कुजुक कन्फिसेस आया, जो कि संस्थापक था। फिर विम कन्फिसेस, जो कि शैव उपासक था। फिर कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जो कि कनिष्क, वो आता है। इसने शक संवत की शुरुआत की, जो कि 78 AD से शुरू होता है। शक संवत ही वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो हम लोग चैत्र बैसाख जैसा आषाढ़ बोलते हैं वो वाला, ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। और 21 या 22 मार्च को जो है ये शुरुआत होता है
शक संवत की 2021 में अगर देखा, मतलब अच्छा ही तो लिखा है, ठीक है छोड़ दो उसको। मतलब आप अगर जैसे 2025 चल रहा तो उसमें अगर आप 78 जोड़ दोगे तो आपका शक संवत निकल कर ही आ जाएगा, ठीक है। जो भी ईयर चल रहा है इंग्लिश वाला उसमें 78 जोड़ना होता है, ठीक। तो ये भी याद रखना है कि ये जो कुषाण थे ये सबसे पहले चीन गए, चीन से मध्य एशिया गए, मध्य एशिया से भारत आए, तो ये इनका ये क्रम था, ठीक है। अब इसकी राजधानी देखते हैं क्योंकि कनिष्क के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर थी, यानी कि पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वो थी। कनिष्क ने राजधानी अपनी मथुरा को बनाया था, तो ये पेशावर से मथुरा राजधानी ले आया था। ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी पेशावर से मथुरा शिफ्ट की थी, तो कनिष्क ने शिफ्ट की थी। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे तो कनिष्क ने ही चलाए थे, ये आपको याद रखना। सर्वाधिक सोने के सिक्के अभी हमने ऊपर देखा हिंदू यूनानियों ने चलाए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कनिष्क चलाता है। सबसे अधिक सोने के सिक्के वो गुप्त शासक चलाते हैं, ठीक है। नहीं, अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले सोने के सिक्कों की शुरुआत हिंदू यूनानियों ने की थी, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। कनिष्क जो था वो याद रखना है, इसने पहली बात तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और बौद्ध धर्म में भी उसकी जो महायान शाखा थी उसको इसने ज़्यादा संरक्षण दिया, ठीक है। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे मतलब फेमस लोग रहते थे, उनको आपको याद रखना है। एक तो अश्वघोष रहते थे, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहते हैं। चरक रहते थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी। सुश्रुत रहते थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, और ये शल्य चिकित्सा के जनक भी माने जाते हैं। नागार्जुन रहते थे, नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद के जनक थे, इनको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। तो ये चार बहुत ही भारत की प्राचीन की प्रोमिनेंट फेमस पर्सनालिटी जो थी वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा एक एक चीज़। कुषाणों ने सबसे ज़्यादा जो यात्रा है, अच्छा मात्रा लिखा है, सॉरी, कुषाणों ने सबसे ज़्यादा मात्रा में सिक्के जो बनाए वो तांबे के बनाए, याद रखना। और जो सोने के सिक्के उन्होंने बनाए तो बहुत ही शुद्ध सिक्के बनाए थे, ये भी आपको याद रखना। तो ये हो गया हमारा मतलब उत्तर भारत का इतिहास। अभी हालांकि उत्तर भारत में जैसे मौर्य छूटा है, गुप्त छूटा, कुछ चीज़ें छूटी, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छूटी जो प्योर फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है, जैसे इंडस वैली वगैरह वाली चीज़ें और बाकी सब चीज़ें। तो फैक्चुअल को हम मतलब अभी आगे फैक्ट सारे एक साथ कवर करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम दक्षिण भारत के इतिहास को देख लेते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखना कि 500 से 1200 एडी, तो अब बीसी खत्म हो गया, अब हम डायरेक्ट ईस्वी पे चल रहे हैं। तो 500 से 1200 ईस्वी में ये इनका क्रम है शासकों का, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आते हैं पल्लव, फिर आते हैं वातापी के चालुक्य, और उसी में वैगी के चालुक्य भी आते हैं। तो वैंगी के चालुक्य दो प्रकार के, तो याद रखना पल्लव फिर चालुक्य, ठीक। फिर राष्ट्रकूट आते हैं, फिर कल्याणी के चालुक्य आते हैं, और फिर लास्ट में आते हैं चोल। तो पाचुराक चो, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको मैंने मैप पे थोड़ा सा बता दिया है कि कौन सा जो शासक है उसका जो क्रम है वो क्या है, मतलब क्रम नहीं, उनकी लोकेशन क्या है। देखो सबसे नीचे ये जो तमिलनाडु वाला ये वाला एरिया है, इस साइड में जो ईस्टर्न साइड में है वो चोल शासन का है। इसके ऊपर जो ये वाला रीजन है ये पल्लव है, इधर पर बीच में कृष्णा नदी, उसके ऊपर वैगी के चालुक्य हैं। कल्याणी के चालुक्य इधर एकदम गुजरात के नीचे इस वाले एरिया में, उसके जस्ट नीचे राष्ट्रकूट है, और वातापी के चालुक्य इधर इस वाले एरिया में, महाराष्ट्र और बेंगलोर वाले एरिया में, ठीक है। मतलब मेन महाराष्ट्र तो नहीं, महाराष्ट्र में तो राष्ट्रकूट हो जाएंगे, वातापी के चालुक्य इधर है। तो थोड़ा मतलब लोकेशन पता रहती तो चीज़ों को समझने में आसानी रहती। अब हम वो चीज़ें आपको कराएंगे जहाँ जहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, उसको आपको अच्छे से देखना है। जैसे पल्लव वंश के बारे में सिर्फ वो बातें लिखी गई जहाँ से बनेगा क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ इतना करके जाना, फालतू की कोई भी चीज़ नहीं करनी है। तो पल्लव वंश के बारे में क्या याद रखना, ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आपको अभी ये थोड़ा नोट्स मतलब कुछ चीज़ें भले वैसे लग रही हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अच्छे से क्लास करो, पूरी क्लास करो, इस नोट्स को बार बार रिवाइज करो, एग्जाम में आपको यही मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। पल्लव वंश के बारे में 18 पेज का नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप वनडे का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कुछ भी उठा के यूँ ही नहीं पूछा जाता है। तो जो मैं करा रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ इतना कर लो, ठीक है। और बिल्कुल भी फोमो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका आराम से होगा, आप कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा ही लाओगे, बस आप ईमानदारी से करके जाओ, ठीक है। तो पल्लव वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इस पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, और सिंह विष्णु के बारे में एक बात है कि इन्होंने पल्लव वंश का विस्तार कावेरी तक कर दिया था, कृष्णा से कावेरी तक। पल्लवों की राजधानी कांची थी, जो कि वर्तमान तमिलनाडु में है। आदिवराह का गुहा मंदिर, इसको बारे में याद रखना है। अब ये मंदिरों वगैरह से, इन सब में क्या है कि जो इनकी मंदिर वगैरह थे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आदिवराह का जो गुहा मंदिर है, ठीक है, आदिवराह का गुहा मंदिर ये कहाँ पे है,
सबसे पहली बात तो ये मामल्लापुरम में है। मामल्लापुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। यहीं पे मतलब 4-5 साल पहले शी जिनपिंग आए थे। अब इसको बनवाया किसने था? तो इसको सिंह विष्णु ने बनवाया था, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक हैं। और याद रखिएगा सिंह विष्णु के बारे में, हमने किरातार्जुनीय के जो रचयिता हैं भारवी, वो इसके ही दरबार में रहते थे। तो आपने किरातार्जुनीय अपने बुक्स वगैरह जब पढ़ी होगी तो देखा होगा कि जो किरातार्जुनीय के रचयिता हैं भारवी, वो इन्हीं सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत काम आएगा। फिर अगला शासक है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बारे में एक क्वेश्चन ये आता है कि एक बुक इन्होंने लिखी थी मत्त विलास प्रहसन, तो इसकी रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। अब हम देखेंगे पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो आपको याद रखना है वो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट सर्वाधिक प्रतापी शासक था। वातापी कुंड की उपाधि इसने ली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि वातापी कुंड की उपाधि किसने ली थी? तो ये ली थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में ही वैनसांग जो है ये दक्षिण की यात्रा पर आया था, याद रखिए। ठीक है, वैनसांग इसी समय आया था और वातापी को जीत लिया था चालुक्य से। ओके, तो जो वातापी है उसको इसी नरसिंह वर्मन ने जीत लिया था, याद रखिएगा। चालुक्यों को हरा दिया था इसने ओवरऑल। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उसका निर्माण इसी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया था। और ये जो रथ मंदिर के बारे में याद रखना, ये एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मंदिर मतलब मोनोलिथिक। एकाश्म मंदिर का मतलब यह है कि एक कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसको छेनी हथौड़ी से काट करके मंदिर बनाया गया है। ठीक है, अलग से कोई मटेरियल ले करके मंदिर या मूर्तियों का निर्माण नहीं हो, बल्कि पत्थर को ही काट कर उसको मंदिर बना दिया गया है और उसी के अंदर मूर्तियां बना दी गई। ठीक है, और कुल जो याद रखिएगा 7 रथ मंदिर इसी से रिलेटेड है और 7 के सातों जो है पांडवों से रिलेटेड है, कि द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, ये इस तरह के बने हुए हैं ना। ठीक है, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, तो इस तरह के मंदिर बने, याद रखना। किसने बनवाया? याद रखना, ये कहाँ है? महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया है। नेक्स्ट आता है नरसिंह वर्मन सेकेंड। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण इसने करवाया था और इसने राज्य सिद्धेश्वर, उसका नाम है राज्य सिद्धेश्वर मंदिर। तो जो कांची के कैलाश मंदिर, ये सब पीवाई क्यों हैं, सब पूछे गए हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कांची का कैलाश मंदिर, जिनका कि नाम है राज्य सिद्धेश्वर मंदिर, बनवाया किसने? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। फर्स्ट ने क्या बनवाया? महाबलीपुरम के मंदिर। ठीक है, अब याद रखना है आपको क्या, कि ये जो कांची के कैलाश मंदिर है, यहीं से द्रविड़ शैली की शुरुआत हो जाती है। और क्या याद रखना है नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में, कि जो 10 कुमार चरित्र पुस्तक है उसके लेखक जो दंडी हैं वो इसी के दरबार में रहते थे। तो आप एक तो ये देख पा रहे हो कि आपको रचनाएं भी पता चल रही हैं, दूसरे ये भी पता चल रहा है कि ये लेखक किसके दरबार में रहते थे। और यही सब एग्जाम के पूछा जाता है, फालतू की कोई चीज़ नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वातापी के चालुक्य को। ये बहुत आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने लिया है, वो है पुलकेशन द्वितीय के बारे में, क्योंकि इसी के बारे में एकमात्र ऐसी पर्सनालिटी है जो कि पूछी गई एग्जाम में और यही पूछी जाती है। तो वातापी के जो चालुक्य हैं, तो इसका जो संस्थापक था वो जयसिंह था। इसकी राजधानी वातापी थी, इसी को बादामी कहते हैं, सब कर्नाटक वाले एरिया में आता है। और इसका जो सबसे प्रतापी शासक था तो वही ये पुलकेशिन द्वितीय था। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में याद रखना, ये वातापी के चालुक्य शासक था। अब इसके बारे में 3-4 चीज़ें हैं, उसको आप याद रखना कि इसकी जो जानकारी है पुलकेशिन द्वितीय की, ये रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो राजा रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसी ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, रविकीर्ति ने लिखा था। नरसिंह वर्मन ने इसको हराया था। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने हर्षवर्धन को तो हराया था, लेकिन नरसिंह वर्मन से ये हार गया था। ठीक है, और इसी ने अपने भाई है तो वेंगी के चालुक्य स्थापित किए थे। तो इसने अपने दूसरे भाइयों के लिए वेंगी के चालुक्य साम्राज्य जो है वो बसा दिया था। और इसका जो अंतिम शासक है वो कीर्तिवर्मन सेकेंड है। जरूरी नहीं है। वेंगी के चालुक्य देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्थापक विष्णुवर्धन, ये जो कि पुलकेशिन द्वितीय का भाई था, अभी हमने देखा। राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक गोदावरी के मध्य का क्षेत्र है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रकूट वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करो। राष्ट्रकूट वंश, ये लोग सभी धर्मों को मानते थे और इसका संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। कृष्ण फर्स्ट जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था पहला, और पहला तो दंती दुर्ग होगा, लेकिन इन्हीं का शासक था दंती दुर्ग के बाद सेकंड। एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि औरंगाबाद और महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये भी एकाश्म किस्म के मंदिर हैं। ये किसने बनवाए? तो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाए, ये आपको याद रखना है। एलोरा के कैलाश मंदिर पूछे तो किसने बनाया? कृष्ण फर्स्ट ने। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या देखा था?
ऊपर देखा था कांची के कैलाश मंदिर, तो वो नरसिंहवर्मन सेकेंड, तो कांची के कैलाश मंदिर और एलोरा के कैलाश मंदिर में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। फिर आता है त्रिपक्षी संघर्ष। ये आपने देखा होगा कि कन्नौज में जब हर्षवर्धन का वर्धन वंश खत्म हो जाता है तो उसके बाद कन्नौज पर कब्जे के लिए 100 वर्षों तक एक युद्ध होता है। किन के बीच होता है? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन 3 लोग के बीच होता है। लास्ट में राष्ट्रकूट जीत जाते हैं। और तो याद रखिए त्रिपक्षी संघर्ष में राष्ट्रकूटों की तरफ से भाग ध्रुव ने लिया था, ठीक। नेक्स्ट है शांति पुराण की रचना किसने की? तो कन्नड़ कवि ने करी थी, ये भी आपको याद रखना। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा और एलिफेंटा में आपको क्या याद रखना कि कुल 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू मतलब गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैन हैं। इसकी खोज किसने करी थी? कुल गुफा तो याद रखिए फ्रांसीसी यात्री येवियन ने करी थी। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। तैलब सेकंड ने राष्ट्रकूटों, जो कि कृष्ण सेकंड कहा जाता है, सॉरी कृष्ण सेकंड नहीं, मतलब तैलब सेकंड ने राष्ट्रकूटों खासकर कृष्ण सेकंड की हत्या कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो तैलब सेकंड ने राष्ट्रकूट वंश का विनाश कर दिया था, कृष्ण सेकंड की हत्या कर दी थी, ठीक। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, संस्थापक तैलब सेकंड, राजधानी मान्यखेत या कल्याणी, प्रतापी राजा विक्रमादित्य, शिक्ष मिताक्षरा के रचयिता जो विज्ञानेश्वर थे, ये इन्हीं के दरबार, मतलब ये कल्याणी के चालुक्यों के दरबार में रहते थे। ये हिंदू विधि ग्रंथ है, कौन सा? मिताक्षरा। मिताक्षरा जो है वो हिंदू विधि ग्रंथ है और विज्ञानेश्वर जो थे इसके रचयिता वो कल्याणी के चालुक्यों के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट चोल वंश देखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे एक फैक्ट इंपॉर्टेंट। ये 8वीं सदी में था और ये संगम वाले चोल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। एक आप पढ़ते हो संगम वंश में चोल, जो कि 1300 के बाद शुरू होता है, जिसमें हम विजयनगर और बहमनी देखते हैं, जिसको कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस में कर चुके हैं? उसको हम कर चुके हैं आपके उसमें मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो वो सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। ये जो चोल थे ये वो वाले नहीं है मध्यकाल वाले, ठीक। ये उसके बाद हुए, कौन से? तो ये वाले जो हैं उससे पहले हो गए थे, ये आपको याद रखना। बाद वाले इसके बाद हुए, ठीक। इसका संस्थापक विजयालय है, आपको याद रखना है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। इनकी राजधानी तंजाउर या तंजौर थी और पल्लवों के पतन के बाद तमिलनाडु क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना हुई, ये भी आपको याद रखना है। अब हम शासक वाइज चीज़ों को देखेंगे क्योंकि इसमें शासन पे से बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे राजराज फर्स्ट। इनके बारे में क्या देखना कि तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज फर्स्ट ने कराया। ये कौन सा मंदिर? तो ये शिव मंदिर है। इसने श्रीलंका पर कब्जा कर उसे अपने अधीन कर लिया था। महिम फिफ्थ को हराया था, ये श्रीलंका का राजा था। सिर्फ इतना याद रखना, श्रीलंका को अपने अधीन किसने कर लिया था? तो राजराज फर्स्ट ने। फिर आता है राजेंद्र फर्स्ट। ये सबसे प्रतापी शासक था और पाल शासक महिपाल को हराकर गंगा नदी पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। और गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया था और चोल गंगम तालाब भी इसने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको क्या याद रखना है? ये क्वेश्चन आएगा कि किसने दक्षिण से आकर के गंगा पर अधिकार कर लिया था? तो राजेंद्र फर्स्ट ने किया था और पाल वंश को हरा दिया था। और गंगा पे अधिकार के कारण इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि ली थी और गंगई कोंड चोलपुरम भी बसाया था, ठीक है। और चोल गंगम तालाब बनवाया था। फिर आता है राजेंद्र थर्ड, ये अंतिम शासक था। फिर हम चोल प्रशासन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि चोलों के बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको देखना ज़रूरी है, ठीक। तो चोलों के बारे में अगर देखें तो शिव की जो नृत्य मुद्रा है, यानी कि जो नटराज की कांसे की मूर्ति है, वो इन्हीं चोलों से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडी का व्यवस्थित रूप चोलों के में देखने को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, 2-3 बार पूछा गया है कि उनमें से किस शासकों में स्थानीय स्वशासन, जो आजकल हम लोकल बॉडी देखते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत वाला सिस्टम, वो सब चोलों में था, ठीक है। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था, ये भी आप याद रखेंगे। टैक्स 1/3 लिया जाता था। प्रमुख बंदरगाह कावेरी पत्तनम था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, गांव को कुर्रम कहा जाता था और कोट्टम जो है वो जिला को कहते थे, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे संगम युग, जो कि दक्षिण भारत में आया और ये संगम याद रखना वो वाला संगम नहीं है, मतलब एक विजयनगर और वो वाला अलग होता है, ठीक है। तो संगम युग दक्षिण भारत का संस्कृत शब्द इसका है, इसका अर्थ होता है, यानी संगम का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है सभा। तमिल कवियों की सभा थी। तमिल साहित्य में संगम साहित्य का जिक्र मिलता है। संगम युग में 3 लोग आते हैं, चेर, चोल और पांडे। तो ये वाले जो चोल हैं ये अलग हैं, जो अभी हम ऊपर देख करके आए वो अलग है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन हुआ। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो तीनों, संगम का मतलब होता है सिंपल सा कवियों की सभा, ठीक। तो 3 बार हुई है ये,
3 बार कहाँ कहाँ हुए, मदुरई में हुआ, कपाटपुरम में हुआ और उत्तराई मदुरई में हुआ। और तीनों बार में किसके संरक्षण में हुआ, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कलर मैं बदल लेता हूँ क्योंकि ये दोनों रेड रेड हो जा रहे हैं। तो पहली जो संगम सभा हुई वो मदुरई में हुई। ये क्वेश्चन बनता है और इसका क्रम भी लगाने को पूछता है, तो याद रखना है एक एक चीज। पहली हुई मदुरई में, इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने करी थी, ये आपको याद रखना है। दूसरी हुई कपाटपुरम में, इसकी अध्यक्षता भी ऋषि अगस्त्य ने करी। तीसरी हुई उत्तराई मदुरई में, इसकी अध्यक्षता जो है वो नक्कीरर ने करी थी, ये आपको याद रखना है। अब हम इस संगम काल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैप पे इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। तो ये कृष्णा नदी है, आपको पता है। और यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये चोल शासन का एरिया था, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये पांड्य का था, और यहाँ पे ये चेर शासन का एरिया था। ये राजकीय चिन्ह इनके साथ में लिख दिए गए हैं कि जो धनुष है वो चेर शासकों का राजकीय चिन्ह था, और चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था, और पांड्य का मछली था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो ये इनकी लोकेशन हो गई। अब हम देखेंगे एक एक शासन को। तो चोल वंश को अगर देखें तो सबसे शक्तिशाली शासन यही था, तो यानी कि पांड्य, चोल और चेर में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था, चोल वंश था। इसका प्रमुख शासक जो था वो करिकल था, ये आप याद रखेंगे। इसकी राजधानी पुहार या कावेरी पट्टनम थी, और श्रीलंका पर इसने विजय प्राप्त करी थी। किसने, करिकल ने, ये आप याद रखेंगे। चेर वंश अगर देखें तो इसमें इसका सबसे प्रतापी राजा शेरकुटवन था, और शेरकुटवन ने शुरू किया था कन्नगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा, ये इसी ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। पांड्य शासकों को देखें तो पांड्य शासकों में जो है सर्वप्रथम वर्णन इनका मेगस्थनीज के द्वारा मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज ने किस दक्षिण के राजाओं का जिक्र किया था, तो पांड्य शासकों का जिक्र किया था। शासन संभवतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और इसका प्रमुख शासक नेडियोन था, और इसने जो है समुद्र पूजा प्रारंभ करी थी, ये भी आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण ये किसने किया था, तो याद रखना ये अगस्त ऋषि ने किया था। प्रमुख देवता मुर्गन थे वहाँ के, और उन्हीं को सुब्रमण्यम स्वामी भी बोला जाता है। ये संगम साहित्य वाला चोल है, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हम लोग आगे चल करके वो देखे थे अभी हमने कि राजेंद्र प्रथम और चेल, वो सब देखेंगे अभी फैक्ट वाला, तो वो वाला अलग था, ठीक है, जो हम अभी देख भी चुके हैं कुछ चीज़ों को। ये वाले अलग चेल चोल थे, और जो ये वाला देख रहे हैं संगम युग वाले, ये वाले अलग थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये पहले थे, मतलब ये वाले संगम युग वाले, ठीक है। और जो मध्यकाल में विजयनगर और हम्पी आता वो दूसरा होता है, तो उसको तो हम मध्यकाल में देख चुके हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ संगम साहित्य की कुछ किताबें लिखी गई, ये बार बार पूछी जाती, तो इनको अच्छे से करना। जैसे तोल्कापियर, तो तोल्कापियम जो है इसके लेखक हैं तोल्कापियर। तोल्कापियम के जो लेखक हैं वो तोल्कापियर हैं। और याद रखिएगा ये जो तोल्कापियम है ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, और ये सेकंड जो संगम समिति हुई थी, दूसरी जो संगम समिति हुई थी सभा, उसके दौरान ये लिखा गया था। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो हैं, इलंगो आर्टिकल इनको बोलते हैं। और कोवलन ए नाम का एक व्यापारी था, उसकी पत्नी कन्नगी व नर्तकी माधुरी का लव ट्रायंगल इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तिरुक्कुरल जो है ये इसको लिखा था तिरुवल्लुवर ने, और इस तिरुक्कुरल को किसने लिखा था, तिरुवल्लुवर ने। फिर एक है कुरल, इसको भी तिरुवल्लुवर ने लिखा था। तमिल साहित्य का बाइबल भी बोलते हैं, और इसको लघु वेद भी बोलते हैं। लघु वेद किसको बोलते हैं, कुरल को। तो ये हो गए मतलब संगम काल वाले शासन। अब हम बंगाल के कुछ राजवंश देख लेते हैं, और बंगाल में पाल शासक आते हैं, और उसके बाद सेन वाले शासक आते हैं। तो पाल शासकों को अगर देखें तो इसका संस्थापक गोपाल था 750 एडी में। राजधानी इनकी मुंगेर थी, बिहार में जो है। और प्रमुख शासन थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल आदि, ठीक है। गोपाल जो था इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सर्व प्रमुख इनका शासक जो था वो धर्मपाल था। धर्मपाल पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमने सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे ले लिया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था भागलपुर बिहार में। त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था कन्नौज में, उसमें सबसे पहले भाग लिया था पालों की ओर से इसी धर्मपाल ने। और सोमपुर महाविहार का निर्माण भी इसी धर्मपाल ने कराया था। फिर आता है देवपाल। नालंदा में बौद्ध विहार बनाने हैं तो 5 गांव दान में दिए थे देवपाल ने। और जावा के शासक बालपुत्र देव को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जावा के शासक बालपुत्र देव थे, और इन्होंने कहा था कि हम नालंदा में बौद्ध विहार बनवाएंगे, उसके लिए इसने 5 गांव दिए थे, यानी कि जो 5 गांव इतनी जमीन होती वो सब इसने दिए थे, ठीक है। जावा मतलब इंडोनेशिया वाले, और बालपुत्र इनका नाम था शैलेंद्र वंशी। मदनपाल ये इनका अंतिम शासक था, बस इतना याद रखेंगे। फिर बंगाल में आते हैं सेन शासक। आपने अगर पिछला वाला 2024 वाला पेपर देखा होगा
तो उसमें जितने भी सेन शासक थे तो उनको क्रोनोलॉजी लगाने को पूछा था, तो ये सब इसलिए जरूरी होते। तो संस्थापक इसका सामंत सेन था, राजधानी इसकी नदिया थी, प्रमुख शासक बल्लाल सेन था, और बल्लाल सेन जो है इसने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की है, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। दान सागर और अद्भुत सागर जो ग्रंथ है इसकी रचना बल्लाल सेन ने करी है, ठीक है। लक्ष्मण सेन की अगर हम बात करें तो लक्ष्मण सेन जो है इसका अंतिम शासक था, ठीक है। लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो थे वो इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। बख्तियार खिलजी इसी के समय में आक्रमण किया था और विश्वविद्यालय को जलाया था। यह अंतिम हिंदू शासक भी था, और याद रखना जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था तो ये भाग गया था बंगाल छोड़ के, ठीक है। और सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण कराया था, ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर दे दे निम्न में से किस वंश ने अपना अभिलेख जो है वो हिंदी में लिखवाया था, तो सेन वंश ही था। फिर कश्मीर का राजवंश देखेंगे तो इनका सिर्फ आप वंश याद रखना और इन वंशों का क्रम याद रखना। सबसे पहले कारकोट वंश आता, फिर उत्पल और फिर लोहार, ये तीनों के तीनों कश्मीर के राजवंश है, कारकट, उत्पल और लोहार। और प्रमुख वंश इसमें लोहार रहा था, और लोहार वंश के शासक जो थे हर्ष, इसके दरबार में कल्हड़ के जो रचयिता थे मतलब रात तरंगड़ी लिखने वाले जो कल्हड़ थे वो रहते थे, ठीक, ये आप याद रखेंगे। जो कल्हड़ थे जिन्होंने रात तरंगड़ी लिखी थी, ये कल्हड़ जो है ये हर्ष के दरबार में रहते थे। ये हर्ष वो वाले नहीं है हर्षवर्धन वाले, ये हर्ष वो है लोहार वंश वाले कश्मीर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें देख ली। अब हम शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में अपने फैक्ट्स को, जिसमें हम कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री और कुछ आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट लेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब मैं एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा, और शॉर्ट में रिविजन भी हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, और 1.5 घंटे में आपका जो है कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा आपका मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री। और नोट्स से भी आप पढ़ोगे तो ये 53 पेजेस का दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ 53 कहने को नोट्स है एंशिएंट का। ये मतलब कुछ सारे तो, कुछ में तो जैसे आधे पेज का ही लिया गया है, कुछ में तो बहुत छोटा सा लिया गया है। मतलब मुश्किल से ये चूँकि बड़ा बड़ा भी लिखा है, मतलब आप देखोगे तो 40 पेजेस के आसपास का मतलब नोट्स होगा। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो कंप्लीट ये PDF भी मतलब एक सब्जेक्ट का आप जो है वो मुश्किल से 2 घंटे में कंप्लीट पढ़। तो इसके बाद हम हिस्ट्री के बचे हुए कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और बचा हुआ जितने भी टाइम, जितनी वीडियो बची, इसको आप पूरा देखना, अंत तक देखना। ये जो अब सेगमेंट शुरुआत होने जा रहा है, इसमें एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा पहला फैक्ट है, एक शब्द आता है सोहन घाटी। तो सोहन घाटी जो एरिया है वो याद रखना है आपको, निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। सिर्फ इतना पूछा गया है या पूछा जाएगा कि किस काल से, तो याद रखना एक तो पुरा का पाषाण काल, उसमें भी निम्न पुरा पाषाण, और ये सिंधु की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना। जो सोहन घाटी है ये सिंधु की सहायक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या नहीं मिला था ये आपको याद रखना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा और लोहे के साक्ष्य नहीं मिले थे, गाय और शेर के भी साक्ष्य नहीं मिले थे। देखो बाकी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बैल और वो सब चीज़ें मिली थी, लेकिन किन चीज़ों के नहीं मिले थे वो आपको याद रखना। मतलब बैल का भी नहीं मिला होगा, गाय का नहीं, तो ठीक है। तो घोड़ा, लोहा, गाय और शेर इसके नहीं मिले थे, बाकी जो भी आए उन सब के मिले थे, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली होता है क्या, घोड़े को हम लोग लगा देते हैं और लोहे को भी लगा देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको आप जल्दी से देखते रहो। कंप्लीट हम नहीं करा रहे, पर जो फैक्ट करा रहे हैं उसको आप देखो, यही मतलब बूस्टर सीरीज ऐसे ही होती है। अब हम ऋग्वैदिक काल देखेंगे तो इसमें एक वर्ड आता है अमाजू। आपको पता है कि बहुत सारे शब्दावलियाँ पूछी जाती है कि किसका क्या मतलब होता है। अमाजू का मतलब होता है आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री, तो वह स्त्री जो आजीवन जो है अविवाहित रहती वो होती है अमाजू। एक शब्द आता है नियोग, इसका मतलब होता है पुत्र प्राप्ति की प्रथा। तो नियोग जो है एक पुत्र प्राप्ति की प्रथा होती है। तो इसमें क्या होता था कि जो छोटा भाई होता था जिसके देवर कहते, उससे सहवास करके जो पुत्र पैदा किया जाता था उसको नियोग कहते थे। तो ओवरऑल होता क्या है ये आप समझो। भेषज क्या होता है, तो ऋग्वैदिक काल में भेषज जो है वो वैद्य को कहते थे, डॉक्टर। भेषज मतलब डॉक्टर, वैद्य। फिर यहाँ पे मैंने एक क्रम लगाया है, ये क्रम आप याद रखना, आपसे पूछेगा निम्न में से क्या क्रम रहता था उस समय। देखो सबसे छोटा कुल होता था, उसके बाद ग्रामीण होता था, फिर विश्व या जिला होता था, फिर जन या प्रदेश होता था, और फिर राष्ट्र या फिर राजा होता था। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपका कुल खानदान जो होता वो जाहिर सी बात छोटा रहेगा, उससे बड़ा गांव रहेगा आपका, फिर जिला रहेगा, फिर प्रदेश रहेगा, फिर राष्ट्र या फिर देश रहेगा, ठीक। एक वर्ड आता था गोप्ता जनस्य। तो गोप्ता जनस्य का सिंपल सा मतलब है राजा। राजा को गोप्ता जनस्य ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था। सभा, समधि और विदथ, ये ऋग्वैदिक काल की 3 बिंदु थे, इसको आप याद रखेंगे।
सभा विशिष्ट लोगों की होती थी, समिति सामान्य लोगों की होती थी और विदथ जो था वो जुडिशरी को कहते थे। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित शब्दावली विदथ का क्या मतलब था। विदथ जुडिशरी के लिए प्रयुक्त होती थी, सभा विशिष्ट लोगों की थी, समिति सामान्य लोगों की थी। 3 वर्ण और आते हैं, बलि, पड़ी और बैकनॉट। ठीक है, बलि, पड़ी और बैकनॉट। बलि का मतलब होता था एक तरह का कर, यहाँ पे वो वाली बलि मत समझना कि मार के चढ़ावा जो चढ़ाते हैं, जो प्रजा स्वेच्छा से देती थी। तो जो प्रजा राजा को स्वेच्छा से कर देती थी उसको बलि कहते थे। फड़ी जो है पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारी होते थे, तो जो पशुओं की चोरी करते थे व्यापारी उनको फणी कहते थे। बैकनॉट जो है वो सूदखोर को कहते थे, जो लोग मतलब ब्याज वगैरह खाते थे। अयश तांबा को बोलते थे। ठीक, तो ये हमारे ऋग्वैदिक काल की समस्त शब्दावलियाँ हो गई। अब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलित थी, मतलब कुछ चीज़ें थी उत्तर वैदिक काल को, आप याद रखना। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलित थी। यज्ञ का महत्व इसमें बहुत अधिक था। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का जिक्र मिलता है, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछ ले कि चारों वर्ण जो थे उनका जिक्र कहाँ मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि जो ऋग्वैदिक काल था वो जनरली हर चीज़ में बहुत अच्छा था। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें उसमें थी, नैतिकता थी। उत्तर वैदिक काल में वो सब चीज़ें ढलने लगी थी। तो अगर बुराई वाला कुछ भी रहे, ठीक है, जैसे महिलाओं की स्थिति हो जाए और समाज में जितनी भी नैतिकता वाली चीज़ें हैं, तो ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, उत्तर वैदिक में खराब होने लगी थी। ठीक, 4 आश्रम का जिक्र कहाँ मिलता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जैसे 4 वर्णों का जिक्र ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, इसी तरह चारों जो आश्रम हैं आपके उनका जिक्र जाबालोपनिषद में मिलता है। का एक तो उपनिषद में, और वो भी कौन से उपनिषद में, जाबालो उपनिषद में। लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। आप पूछेगा कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। श्याम या कृष्ण आयस किसको बोलते थे, तो लोहे को ही बोलते थे। श्याम या कृष्ण आयस लोहे को बोलते थे। अब यहाँ पे अतरंजी खेड़ा एक जगह पड़ती है उस यूपी के एटा में, यहाँ से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना। 3 ऋण कौन कौन से होते हैं, एक पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल के कौन थे, तो प्रजापति थे। अर्धनारीश्वर मोक्ष एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत निरसित हुए, तो ये आपको याद रखना शतपथ ब्राह्मण से। यानी अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है शिव की, वो मोक्ष और पुनर्जन्म, ये सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण से सर्वप्रथम आए। अब यहाँ पे हम जैनों से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ फैक्ट्स जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो जैन आगे चल के वो सब हम नहीं बताएंगे कि कौन कौन से, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये 2 लोग थे। जैन जब आगे डिवाइड होता है श्वेतांबर दिगंबर में, तो याद रखना है स्थूलभद्र श्वेतांबर वाली विचारधारा को लीड करते थे और दिगंबर वाले को भद्रबाहु लीड करते थे। इन्हीं श्वेतांबर से 2 शब्द निकले, पुजेरा और ढुडिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला जो वर्ड लिखा, डेरावासी और स्थानकवासी। तो डेरावासी और स्थानकवासी श्वेतांबर या फिर स्थूलभद्र वाली परंपरा से निकले थे। फिर भद्रबाहु वाले में अगर देखें तो इसमें ये नाम आपसे याद रखना कि 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुयानपंथी और तोतापंथी। अब इससे क्या पता चल रहा है, सब में पंथी पंथी लगा, तो जो भी अगर पंथी लगा हो तो वो दिगंबर समाज से रिलेटेड होगा, और वासी अगर लगा हो तो वो श्वेतांबर से रिलेटेड होगा। जैन समितियाँ 2 याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ कुछ फैक्ट्स बनते हैं। 2 जैन समितियाँ हुई थी, जैसे बौद्ध समितियाँ 2 हुई थी। 300 BC में पहली होती है, दूसरी 512 ईस्वी में होती है। तो जो पहली होती है वो पाटलिपुत्र में होती है, स्थूलभद्र उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ से कुछ फैक्ट हैं आप याद रखना। श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन है वो इसी पहली जैन संगीति में हुआ था, पाटलिपुत्र वाली में। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुआ करता था और 12 धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका संकलन भी यहीं पर हुआ था। दूसरी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होती है। क्षमा श्रमण उस समय इसके अध्यक्ष थे और यहीं पर जैन ग्रंथ जो हैं वो लिपिबद्ध किए गए थे। ठीक है, पहले वाले में संकलन हुआ, दूसरे वाले में लिपिबद्ध हुए यानी लिखे गए। ठीक, बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में होते थे, आपको याद रखना, और महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में होते थे। तो यानी जो बुद्ध ने आपको उपदेश दिए वो सब पाली भाषा में थे और महावीर के प्राकृत भाषा में थे। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वो मार्कंडेय पुराण में मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। और माता दुर्गा को जो लोग मानते हैं उनका धर्म शाक्त धर्म होता है। ठीक है, जैसे शैव वैष्णव था, इसी तरह शिव को मानने वाले शैव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव होते हैं, इसी तरह माता दुर्गा को मानने वाले शाक्त होते हैं। अगला है श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये भी आप है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जिक्र कहाँ पे मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक मंत्रों में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो दोनों का नाम आप याद रखना, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि को ही नेमिनाथ कहा जाता है। तो आप सोचो कि जैन जो तीर्थंकर थे, ऋषभदेव ये पहले थे और अरिष्टनेमि 22वें थे। ठीक है, और इन दोनों का जिक्र जो है मिलता है वैदिक मंत्रों में।
तो विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में इन्हें नारायण का अवतार भी कहा गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि को विष्णु का या नारायण का अवतार कहा गया। विष्णु नहीं, नारायण लिखना है आपको, ठीक। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक, इन्होंने 4 व्रत दिए थे, ये आप याद रखना। हमने पढ़ा है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत, तो उसमें 4 तो इन्होंने दे दिए थे पार्श्वनाथ ने, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां जो है वो देते हैं महावीर स्वामी, जो कि होता है ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने सिर्फ एक व्रत दिया था ब्रह्मचर्य का, उसके अलावा 4 जो है वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ देते हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर होते हैं। इनका जन्म काशी में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु जो है वो समेध शिखर झारखंड में होती। तो ये भी याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समेध शिखर से जो झारखंड में है किसका संबंध है, तो याद रखना 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध है। महावीर का इससे मत लगा देना, ठीक। और इन्हीं पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प होता है। इनकी शिक्षाएं चातुर्याम के नाम से जानी जाती हैं। आपसे पूछेगा जैन ग्रंथों में चातुर्याम किसकी शिक्षाएं थे, तो पार्श्वनाथ की, ठीक। यहाँ पे जैनों का एक सिद्धांत है, ऐसे ही पूछा गया है कि काल क्या होता है, जिसको हम टाइम बोलते हैं। काल एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखना, इस सेंटेंस को 1-2 बार पढ़ लो। काल एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है, ये जैनों के अनुसार ऐसा है। अब कुछ जैन ग्रंथ हैं, जैसे आदि पुराण। आदि पुराण एक तरह का जैन ग्रंथ है, इसके लेखक जिनसेन हैं। अमोघ वर्ष प्रथम जो कि राष्ट्रकूट शासक था, इसके दरबार में रहते थे, ठीक। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे आदि पुराण क्या है, एक जैन ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है, जिनसेन है। ये रहते कहाँ थे, अमोघ वर्ष प्रथम में। अमोघ वर्ष प्रथम कौन था, राष्ट्रकूट शासक था, ठीक। प्रारंभिक जो जैन साहित्य हैं वो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए थे, और इसका इतिहास जो है वो कल्पसूत्र में मिलता है। यापनीय संप्रदाय एक है, जो कि 148 ईस्वी में फला फूला। इसके श्वेतांबर जो मुनि थे, श्री कलश, इनके द्वारा ये बना था, ठीक। आपसे पूछेगा यापनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे मुनि श्री कलश, और ये श्वेतांबर थे 148 ईस्वी में। कुरकच क्या था, आपसे पूछेगा। कुरकच एक प्रकार का जैन संप्रदाय था। प्रभासगिरी क्या है, तो जैन तीर्थ स्थल है, कौशाम्बी यूपी में मिलता है। प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल कौशाम्बी यूपी में। पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है, तो जैमिनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है, जैमिनी। आप लोग कमेंट करके बताओ उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है, ठीक है। वेद ही धर्म के मूल हैं, वेद ही सब कुछ है। यानी कि आपसे पूछ ले तो 2 शिक्षाएं भी आप याद रखो कि पूर्व मीमांसा कहता क्या है। पूर्व मीमांसा ओवरऑल याद रखना, वो वेदों को सर्वोपरि मानते हैं, और ये लोग कहते हैं कि वेद ही धर्म के मूल हैं और वेद ही सब कुछ है। कुमारी भट्ट और प्रभाकर जो हैं वो इसके संस्थापक थे, ठीक है। और इन्होंने बौद्धों की आलोचना करी थी। पूर्व मीमांसा से रिलेटेड कौन है, तो कुमारी भट्ट, प्रभाकर और जैमिनी इसके संस्थापक हैं। वेदों को ही सब कुछ मानते हैं। एक फैक्ट ये यहाँ से आपके एग्जाम में बनता है कि इक्ष्वाकु राजवंश की जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष जो है वो वैदिक धर्म को मानते थे। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि किस वंश की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, तो इक्ष्वाकु वंश की महिलाएं। भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंशी थे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो वो मिलेगा नागार्जुन कोंडा का स्तूप, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, आप लोग खुद ही बताओ कमेंट करके। बुद्ध के जीवन कथाओं का अंकन कहाँ है, तो याद रखना भरहुत स्तूप एमपी में है, वहाँ पे मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तूपों से क्वेश्चन बनते हैं। तो बुद्ध के जीवन की कथाओं का जो अंकन है वो कहाँ मिलता है, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में मिलता है। कपिल वस्तु के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो पिपरहवा के से मिलते हैं। कपिल वस्तु में बुद्ध का जन्म हुआ था, ये सब साक्ष्य पिपरहवा से मिलते हैं। पिपरहवा कहाँ पड़ता है, यूपी का सिद्धार्थनगर जिला। दीपंकर श्रीज्ञान, ये आचार्य अतीश इनको बोलते हैं, ये तिब्बत गए थे और ये तिब्बत के प्राचार्य भी थे, आपको याद रखना है। और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये मतलब तिब्बत गए थे और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के प्राचार्य थे, ठीक। ये नाम आपको याद रखना। त्रिपिटक आपको पता है बौद्ध ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक पाली, हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि बुद्धों की भाषा पाली थी। त्रिपिटक होते कौन कौन से थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इन तीनों में क्या था, देखो इसमें से जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसमें विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया गया था। बौद्ध संघ के नियम या जो कानून है वो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम कानून है। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश या सिद्धांत हैं, ठीक है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक परिचर्चा है या सिद्धांत है। यह तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था अभिधम्म पिटक। एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं, तो याद रखना वो अभिधम्म पिटक को नहीं कहते हैं बल्कि सूत्र पिटक को कहते हैं, ठीक। फिर कुछ किताबें हैं वो आप याद रखना। तो वो किताबें हैं ललित विस्तार, बावेरु जातक, शिवी जातक और दशक जातक।
ये जो है बौद्ध ग्रंथ हैं, याद रखना है आपको। सिर्फ इतना आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है, कौन बौद्ध ग्रंथ है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो जातक जिसमें भी लगे विस्तार लगे, ललित विस्तार, बावेरु जातक और सीवी जातक और दशरथ जातक। तो जहाँ जहाँ भी जातक आ रहा है, 3 में तो जातक ही जातक है, तो वो सब बौद्ध ग्रंथ होते हैं। और चौथा ललित विस्तार। दीपवंश और महावंश ये सिंघली अनुश्रुति हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये सिंघल में आपको पता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म ही है, और श्रीलंका में ही भेजा था अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को। तो याद रखना दीपवंश और महावंश ये सिंघली किताबें या अनुश्रुति हैं। विशुद्धमग्ग ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। विशुद्धिमग्ग पुस्तक जो है बुद्धघोष ने लिखी थी, ये हीनयान वाले थे, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज आपको बुद्ध चरित्र से नहीं होना है, एग्जाम में आपके बुद्ध चरित्र ऑप्शन में रहेगा। कर्म और पुनर्जन्म की अगर बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि बौद्ध और जैन दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब आपके एग्जाम में जो स्टेटमेंट वाइज लाइन वाले क्वेश्चन बनने लगे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको देगा कि बौद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है गलत, देखेगा बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो याद रखना है आपको, बौद्ध और जैन दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन जो बौद्ध था वो आत्मा को नहीं मानता था और जैन आत्मा को मानते थे। ये दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक। फिर है अगला, बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी एवं बैठी मूर्तियों की प्रतिमा कहाँ से मिलती है, तो ये मथुरा से मिलती है, कुषाण राजवंश में, ठीक। फिर मौर्य काल अब यहाँ पे आ गया है, और मौर्य काल में कुछ शब्दावलियाँ प्रचलित थी, वो याद रखो, बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, ठीक। तो मौर्य काल में आहारपति एक वर्ड चलता था। आहारपति जो है वो जिले का प्रमुख होता था। आप वो आहारपति को एक तरह से जिलाधिकारी, डीएम टाइप का समझ सकते हो, ठीक है। और मेगस्थनीज ने इस आहारपति को एग्रोनोमोई कहा है, एग्रोनोमोई कहा है, और इसने ये भी कहा कि ये सड़क निर्माण करवाता था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। माप तौल का अध्यक्ष कौन होता था मौर्य काल में, तो पौतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष होता था। राजस्व प्रबंधन समाहर्ता देखता था। खानों या जो माइंस होती हैं उनका अधीक्षक अकाराध्यक्ष होता था, ऐसा अर्थशास्त्र में चाणक्य जिक्र करते हैं, ठीक। एक वर्ड ये बार बार पूछा जाता है, सीता भूमि या सीता अध्यक्ष, ये कई बार पूछा गया है। तो राज्य की जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहते थे, और उसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष जो है वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट संभालता था। सूना अध्यक्ष बूचड़खाने संभालता था। विविता अध्यक्ष चारागाह संभालता था, और लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा एवं टकसाल आदि को देखता था। एक क्वेश्चन आता है कि परम माहेश्वर किसकी उपाधि थी, तो याद रखना परम माहेश्वर जो है वो हर्षवर्धन की उपाधि थी। हर्षवर्धन ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और परम सौगत हर्ष को बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख में कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, आपके आरओ एग्जाम में इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं और यूपीपीसी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है क्या कि परम सौगत, एक तो हर्षवर्धन की उपाधि थी परम माहेश्वर, परम सौगत, याद रखना है जो परम परम वाले सब लगे हैं ये इनकी उपाधियाँ थी, ठीक है। लेकिन परम सौगत हर्ष को कहा गया बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख में। हर्षवर्धन की कुछ अन्य उपाधियाँ थी जैसे परम भट्टारक और महाराजाधिराज। तो एक ये आप याद रखेंगे महाराजाधिराज। महाराजाधिराज जो है वो हर्ष की उपाधि थी। इसके अलावा परम परम लगी 3 हैं, कौन कौन थी, परम माहेश्वर, परम सौगत और परम भट्टारक, ये सब हर्षवर्धन की उपाधियाँ हैं, ठीक है। सोने के सिक्कों पर शिव पार्वती का अंकन है, किसके, हर्षवर्धन के। तो आप क्या याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन के सिक्कों पर किसका अंकन किया गया है, तो शिव और पार्वती का अंकन किया गया है, ठीक है। कुमार गुप्त, अब हम गुप्त शासन पे आ गए हैं। कुमार गुप्त की उपाधि थी महेंद्रदित्य। तो आप याद रखेंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको विक्रमादित्य और वो सब दित्य लगा करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुमार गुप्त की उपाधि थी महेंद्रदित्य, ठीक है। परम सौगत की उपाधि राज्यवर्धन की। तो परम सौगत अभी हमने ऊपर देखा किसकी थी, हर्ष को, मतलब हर्ष की भी थी और राज्यवर्धन की भी थी, ठीक है। तो ओवरऑल याद रखना है, हर्ष को परम सौगत कहा गया है बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख में, लेकिन इसके अलावा परम सौगत की उपाधि राज्यवर्धन की भी थी। एक होता है अगला वाकाटक नरेश प्रवरसेन फर्स्ट, ठीक है। वाकाटक नरेश प्रवरसेन फर्स्ट जो थे, ये जो सम्राट थे, ये धर्मराज उपाधि धारण करते हैं। अभी हमने देखा हर्षवर्धन की क्या थी, महाराजाधिराज, और वाकाटक नरेश प्रवरसेन फर्स्ट जो है वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो यही वाकाटक नरेश प्रवरसेन ने किया था, और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था, ठीक है। और देखो मौखरी शासक कन्नौज के थे, और हरदा में उत्पत्ति इनकी हुई थी, और सर्ववर्मा
असीरगढ़ के अभिलेख में सर्ववर्मा का जिक्र मिलता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सर्ववर्मा का जिक्र जो है वो असीरगढ़ के अभिलेख में मिलता है। ये मतलब दूसरे हैं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। असीरगढ़ के अभिलेख में सर्ववर्मा का जिक्र मिलता है। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना कि असीरगढ़ के अभिलेख से किसका संबंध है, सर्ववर्मा का, ठीक है। और ये मौखरी शासक थे। मौखरी कहाँ पड़ता है, कन्नौज में, ठीक है। और याद रखना इन्होंने मतलब जलयान वगैरह का प्रयोग किया था। अब ये हम साउथ पे आ गए हैं और ये किताबें कुछ हैं और कुछ उपाधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे शिल्पाधिकारम किसकी रचना है, तो इलांगो आर्टिकल की रचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। शिल्पाधिकारम जो है वो इलांगो आर्टिकल की रचना है। मणिमेखला शीतले सतनार की रचना है। कुरल जो है वो संत तिरुवल्लुर जो थे उनकी रचना है। और इस कुरल को ही बाइबल कहते हैं या फिर लघुवेद कहते हैं। एक है, पूछा जाता है तोलकापियम तोलकापियर की रचना है। तो ये देखने में एक जैसे लगते हैं। तोलकापियर की रचना है। ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये एक व्याकरण ग्रंथ है और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। तो अब हम कुछ उपाधि देखेंगे, जैसे त्रिकलिंगापति और सप्तम चक्रवर्ती। ये कर्णदेव की उपाधि है और कर्णदेव कलचुरी के राजा थे। परमेश्वर किसकी उपाधि है, परमेश्वर जो है वो पुलकेशन द्वितीय की उपाधि है, याद रखना है आपको। पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और पुलकेशन द्वितीय का जिक्र कहाँ मिलता है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में। और ये किसने लिखा था, राजा रविकीर्ति ने लिखा था। और ये एक राजा रविकीर्ति जैन थे, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद आता है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय जो हैं इन्होंने किस शासक को हराया था, तो याद रखना इन्होंने हर्ष को हराया था। तो हर्षवर्धन को इन्होंने हरा दिया था। अब यहाँ पे कुछ अन्य शासक लिखे हुए हैं, जैसे ककारकोंड जो है, एक मिनट, ककारकोंड जो है वो राजेंद्र प्रथम की उपाधि है। पंडित चोल भी राजेंद्र प्रथम की उपाधि है। गंगाईकोंड ये भी राजेंद्र प्रथम की उपाधि है। तो और याद रखना है, पाल शासक महिपाल को हराने पर राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंड की उपाधि ली थी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम की 3 उपाधियाँ आप याद रखेंगे, क्या है, कडारकोंड, पंडित चोल और गंडईकोंड। तो 2 में तो कोंड लगा, 1 में पंडित चोल ही लगा है, ठीक है। नर केसरी की उपाधि किसने ली थी, तो विजयालय ने ली थी। आपको पता है जो चोलों के संस्थापक थे यही विजयालय थे, ठीक। नर केसरी की उपाधि किसकी थी, विजयालय की। शिवपाद शेखर किसकी उपाधि थी, राजराज फर्स्ट की। तो उत्तरी श्रीलंका एवं मालदीव को इन्होंने जीता था, ये भी क्वेश्चन अलग से आता है। और शिवपाद शेखर इनकी उपाधि थी। विक्रम चोल ये अकलंक एवं त्याग समुद्र की उपाधियां धारण करते हैं। विक्रम चोल अकलंक और त्याग समुद्र पूछा गया किसकी उपाधि थी, तो विक्रम चोल की। नरसिंह वर्मन सेकंड, अब ये पल्लव राजा आ गए, ठीक है। नरसिंह वर्मन सेकंड इन्होंने राजसिंह की उपाधि ली थी। और जो हम पढ़ते हैं कांची के कैलाश मंदिर वो इन्होंने ही बनवाए थे। और याद रखना दंडिन इन्हीं के दरबार में रहते थे। दंडिन की रचना ये पूछी जाती है बार बार, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है, तो दंडिन की रचना है, ठीक है। तो ये इसमें कई क्वेश्चन आपको रेडी हो रहे हैं एक साथ। जैसे 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है, तो ये दंडिन की रचना। और दंडिन किसके दरबार में रहते थे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। श्री वल्लभ ये चालुक्यों की उपाधि की विशेषता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है, श्री वल्लभ जो भी चालुक्य हुआ करते थे उन सभी की उपाधि होती थी श्री वल्लभ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कुछ फिर से हम एंशिएंट में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इन बुक्स से, इसीलिए मैंने दे दिया। तो गुप्त साम्राज्य की रचनाएं कुछ देखेंगे। आपको याद रखना 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य था, 275 से 575 ईस्वी के बीच। अब एक क्वेश्चन आता है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, तो देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की एक रचना और है, बहुत फेमस है, वो आप सबको पता होगा, जनरली पता होता है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, उसको आप लोग कमेंट में बताओ मुझे। फिर है देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की मृच्छकटिकम पूछता है, तो शूद्रक की रचना है। कामसूत्र वात्सायन की रचना है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था, तो याद रखना ये हरिसेन ने लिखा था। और इसमें हरिसेन ने कहा था कि समुद्रगुप्त के घोड़े ने 7 समुद्र का पानी पिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, ठीक। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख हो चाहे जूनागढ़ अभिलेख हो, ये किससे रिलेटेड है, स्कंदगुप्त से। अब ये जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है ये गाजीपुर में मिलता है, यूपी के। और ये हूड़ों को इसने हराया था, इसका वर्णन इसमें किया गया है। और जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। फाहियान किसके समय में भारत आया था, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं उनके समय में आया था। वहेनसांग जो है वो कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त का वर्णन करता है, हर्ष के समय में आया था। तो क्या याद रखना है, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, वहेनसांग हर्ष के समय आया था। और वहेनसांग कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त का वर्णन करता है। महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त फर्स्ट धारण करता है, ठीक है। और ये हर्षवर्धन ने भी उपाधि धारण करी थी, ठीक। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में एक ये मतलब फैक्ट लिखा है, इसको आप अच्छे से देखना। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था और वैशाली राज्य को दहेज में प्राप्त किया था, ठीक। तो ये अच्छा है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि निम्न में से किस शासक ने
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज्य को दहेज में प्राप्त किया था। तो ये थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक भी चंद्रगुप्त फर्स्ट था। गुप्त संवत की शुरुआत भी इसी ने करी थी 319 ईस्वी में। तो ये इससे इनके बारे में है। समुद्रगुप्त के बारे में अगर देखें तो अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे। अश्वमेध यज्ञ, भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ के कारण, ठीक है। और वी स्मिथ ने इनको, यानी कि विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। अब चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री हैं, यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञकर्ता कहा है। इसके उपाधि थी अश्वमेध पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम किसकी उपाधि थी? नहीं, समुद्रगुप्त की उपाधि थी। और चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, इनका एक अभिलेख है पूना अभिलेख, उसमें समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञकर्ता कहा गया है, ठीक है। इसकी उपाधि कविराज और परम भागवत। तो ये किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की उपाधियाँ कुछ थी, जैसे कविराज, परम भागवत और अश्वमेध पराक्रम, ये सब समुद्रगुप्त से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है। अगला है बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था किसने? समुद्रगुप्त ने। बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण समुद्रगुप्त ने दिया था। श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त की अनुमति से गया में एक बौद्ध मठ बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये कई बार पूछा भी गया है। श्रीलंका का शासक जो था मेघवर्ण, उसने समुद्रगुप्त की अनुमति से गया में एक बौद्ध मठ बनवाया था, ठीक। अब चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में देखेंगे। इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। शकों पर विजय के उपरांत विक्रमादित्य इन्होंने उपाधि ली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब ली थी? शकों पर विजय के उपरांत। सकार इसीलिए इसको कहा जाता है, यानी आरी का मतलब आपको पता होगा, आरी का मतलब दुश्मन होता है, तो शक इसके दुश्मन थे, शकों का आरी था, इसलिए इसको सकारी भी कहते। फाहियान ने भारत को थिन्यू कहा, ये भी आप याद रखेंगे, थिन्यू नहीं। रजत सिक्का यानी कि सोने का सिक्का चलाया था किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। मेहरौली स्तंभ पर इसका नाम अंकित है। अब कुमारगुप्त के बारे में अगर देखें तो मंदसौर, बिलसर और करमंडम अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। और मंदसौर अभिलेख जो है वत्स भट्ट ने लिखा था और ये मालवा में है, मध्य प्रदेश में, ठीक। और किससे रिलेटेड है? कुमारगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी कुमारगुप्त ने करी थी। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान इसको कहा जाता है, नालंदा को। अब स्कंदगुप्त के अगर बारे में देखें तो जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ और वृषभ शैली के सिक्के इसने जारी किए थे। क्वेश्चन पूछेगा वृषभ यानी कि बैल आकार के सिक्के कौन जारी किया था? स्कंदगुप्त। और जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ इसी ने कहा था। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था इसने, नरसिंह गुप्ता ने, ये आपको याद रखना है। शकों को पराजित किया था विक्रमादित्य ने, हूणों को पराजित किया था नरसिंह गुप्ता ने। सती प्रथा का पहला साक्ष्य कई बार पूछा गया है, तो ये भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ मतलब अधिकारी और टर्म लिखे गए हैं, तो इनको आप नाम याद रखेंगे। इस तरह की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे महाबलाधिकृत, ये सेनापति को कहते थे। महादंडनायक न्यायाधीश को कहते थे। तो ये सुनने में भी लग रहा है जैसे दंडनायक जो दंड वगैरह देता है, न्यायाधीश। महाबलीकृत जो बहुत ज़्यादा बलशाली होगा वही सेनापति होगा। संधि विग्राहक, तो संधि विग्राहक मतलब जो संधि वगैरह कराता, तो जाहिर सी बात युद्ध या शांति का मंत्री होगा। दंड पसिक, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, यानी कि दंड देने वाला जो पसिक होगा वो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होगा। विनय इस व्रत, ये स्थापक होते। विनय इस व्रत ही, इसके स्थापना जो की थी वो शिक्षा व धर्म का अधिकार के लिए थी। और भंडाराधिकृत, ये राजकोष, भंडार और राजकोष आप ऐसे लगा लेना। महाछपतलिक, ये लेखा अधिकारी होता था, ठीक, ऐसे आप याद रखोगे। तो अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, किसको क्या कहते थे उसको देखते हैं। तांबे का सिक्का कहलाता था, ये हम एनसीईआरटी में देख रहे हैं। भाषक जो है वो तांबे का सिक्का कहलाता था। दीनार सोने का सिक्का होता था और रूपक चांदी का सिक्का होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपया या रूपक जो है वो चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का दीनार होता था। अब यहाँ पे ये लिखा है मतलब क्रमावली, तो देखो सबसे छोटा गांव होता था, उससे बड़ा वीथी होता था, उससे बड़ा विषय होता था और फिर भुक्ति होता है। भुक्ति प्रांत को कहते हैं, ठीक है। तो प्रांत को भुक्ति कहते हैं, जिले को विषय कहते थे और वीथी को नगर और ग्राम की सबसे छोटी इकाई होती थी। यहाँ पे कुछ बुक्स लिखी हैं। ब्रह्म संहिता बुक वराह मिहिर की बुक है और ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की बुक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ब्रह्म संहिता वराह मिहिर की बुक है और ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का मंदिर, पार्वती मंदिर इसको बोलते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में है। और तिगवा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में 3 मंदिर हैं, भूमरा, नच कुठार और तिगवा। सिरपुर वाला छत्तीसगढ़ में है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें लिखी। सकलोत्तर, पथनाथ, ये दोनों किसकी उपाधियाँ थी? तो हर्षवर्धन की थी। पड़ता बेत, ये गुजरात में पड़ता है और ये हड़प्पन साइट है, ये भी आप याद रखेंगे,
अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो पतन हुई थी उसके क्या क्या कारण किन किन लोगों ने माने हैं उसको हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राकृतिक कारणों से पतित हुई थी, ऐसा कहा है कैनेडी ने। भूवैज्ञानिक कारण एम.आर. साहनी ने ऐसा कहा है। बाढ़ से ये पतित हुई थी ऐसा मैके और मार्शल ने कहा। और जलवायु परिवर्तन थे ऑरेल स्टाइन। तो आपको क्या याद रखना है, प्राकृतिक आपदा कैनेडी, ठीक है, भूवैज्ञानिक कारण साहनी, बाढ़ मतलब मैके मार्शल, और जलवायु परिवर्तन स्टाइन आपको याद रखना। अब संगम काल जो था उसमें भौगोलिक क्षेत्र की कुछ शब्दावलियाँ थी वो आपको याद रखनी। जैसे कुरिंज क्या होते थे, जो भी पर्वतीय प्रदेश होते थे उनको कुरिंज कहते थे। नीथल जो है वो समुद्र तट को बोलते थे। मरुदम कृषि भूमि को कहते थे। मुलय जो है वो अरण्य को कहते थे। पलय जो है वो निर्जल स्थल या सूखी हुई जो भूमि होती थी उसको बोलते थे, ठीक है। जनता द्वारा चुना गया पहला शासक, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगाना है, जनता द्वारा चुना गया पहला शासक गोपाल था, ठीक है। 750 ईस्वी में पाल वंश का संस्थापक भी यही था। धर्मपाल जो था इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ये क्वेश्चन आता है। गुजराती कवि सोढल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा, ये भी आप याद रखेंगे। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की रचना है। जीमूत वाहन जो है वो दायभाग की रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ हमने साइट लिखी है, आपको याद रखना कहाँ से क्या मिला है और कहाँ पे पाई जाती है। मैंने एक साथ इन सभी को कंबाइन कर दिया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं, सिर्फ आप उनका नाम याद रखो कि कहाँ पे ये मिलती हैं। तो पूरा पाषाणकालीन स्तर देखें तो जैसे पटपरा, हथनौरा और भीमबेटका, ये तीनों के तीनों आपके एमपी में मिलते हैं। और हथनौरा से खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं बेलन घाटी, विंध्य और नर्मदा घाटी। तो विंध्य और नर्मदा से आप जान ही जाओगे एमपी में है। इसके अलावा बेलन घाटी यूपी में मिलते हैं, इलाहाबाद वाले एरिया में। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। लोहदा भी यहीं पे मिलता है। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि बेलन घाटी और विंध्य और नर्मदा घाटी जो है इन तीनों जगह से पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण तीनों काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्यपाषाण काल। तो इसमें जैसे वर्ड एक ये सब पूछे जाते हैं, महदहा, लेखैया। तो महदहा हो और लेखैया ये दोनों के दोनों प्रतापगढ़ में मिलते हैं, यूपी में। मतलब महदहा प्रतापगढ़ यूपी में मिलते हैं और जो लेखैया है वो मिर्ज़ापुर में मिलता है, यूपी में। इसकी जगह पे एक वर्ड एक और आता है, सराय नाहर। सराय नाहर भी प्रतापगढ़ में मिलता है। और ये जो महदहा है यहाँ से मानव समाधियाँ और सिंह आदि मिले हैं। पैसरा बिहार में है, वीरभानपुर वेस्ट बंगाल में है। दमदमा जो है ये याद रखना आपको, महदहा और दमदमा ये दोनों प्रतापगढ़ में है और सराय नाहर भी प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और 51 मानव के संविधान इसी दमदमा से मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया से, यही हमने जो आपको बताया था, सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया से। सराय नाहर जो है सराय नाहर जो है ये प्रतापगढ़ से मिलता है। और यहाँ पे एक साथ 4 लोगों के दफनाने के प्राण मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य स्थल हैं, जैसे आदमगढ़ है, ये एमपी में मिलता है और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का बागौर है वहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। फिर है नेक्स्ट चौपानी मांडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ये बेलन घाटी इलाहाबाद वाले एरिया में मिलता है। यहाँ से वन्य धान्य के प्रमाण मिलते हैं, ठीक। तो ये हो गए सारे मध्यपाषाण। इसमें कुछ ज़्यादा स्थल हैं, एक साथ आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाणकालीन स्थल। इसमें आता है लहुरादेव जो कि संत कबीर नगर यूपी में है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मानव जीवन के स्थायी साक्ष्यों, पालतू भैंस के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। और एक है पिकलीहल और संगनकल्लू, ये कर्नाटक के दोनों जगह हैं, याद रखना, पिकलीहल और संगनकल्लू। इसको आपको तमिलनाडु से कन्फ्यूज नहीं होना है। भस्म टीला यानी कि राग कटीला यहीं से मिलता है। बुर्जहोम और गुफराल जम्मू कश्मीर के स्थल हैं। मानव समाधान के साथ कुत्तों को दफनाने के साथ यहीं से मिले। मेसोपोटामिया और ईरान आज का जो है, यानी कि वो जो मेसोपोटामिया है, जौ के साथ साथ मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का यूज खाद्यान्न के रूप में किया गया था, ऐसा जिक्र यहीं पे मिलता है, ठीक। जौ मेसोपोटामिया। अब ताम्रपाषाण काल देखें तो जैसे नौदा टोली मध्य प्रदेश में है, अतरंजी खेड़ा एटा में है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये एटा से मिले हैं, यही अतरंजी खेड़ा से। और इनाम गांव पुणे महाराष्ट्र में मिलता है। तो इसके साथ ही लगभग 1.5 घंटे के आसपास में हमने कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कर लिया है। अब इसमें मैंने आपको जो कराया है, अगर आपने यहाँ तक क्लास पूरी अंत तक देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कराया है। वैसे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री देखने जाओगे तो यूट्यूब पे 5-5 घंटे की क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन वो आपके लिए इतना वर्थ इट नहीं है। मैंने जो जो चीज़ें कराई हैं उसको आप लोग एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को अच्छे से कर लेना। भरोसा रखिए आप लोग। मेरा नोट्स है खुद का बनाया हुआ है, PYQ के आधार पे है। आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और अगर इसके बाहर 1 आध 2 क्वेश्चन आते भी हैं
तो आप ये मान के चलो फिर उसको कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो सबके लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। बाकी जो यहाँ पे कराया गया है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिला तो फिर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप एलिमिनेट कर ले जाओगे आसानी से। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। इस वीडियो को बस मेरी इतनी गुजारिश है कि आप लोग एग्जाम से पहले 2 से 3 बार देख के जरूर जाना। और जो लोग नोट्स लेकर जल्दी जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं, ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि कोई भी सब्जेक्ट, अभी भी आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो मेरे नोट्स लेकर। करंट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा नोट्स से, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सब जा करके आप वीडियो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।